ऑलराइट, ओके, सो हाँ जी हैप्लॉइड, राइट, ठीक है। नाउ लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। तो चलिए फटाफट करते हैं, चीजों को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं आज हमें क्या देखना है। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट्स हैव अ लुक एट दिस फ्यू क्वेश्चंस जो हमने कल छोड़ दिए थे। आई थिंक कुछ लोगों ने सबमिट भी किया, शिव ने से ये कर भी लिए थे। सो कोकोनट वाटर फ्रॉम द टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट व्हाट? सो इसका आंसर सबमिट करके राइट, सो हैव अ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सो दैट इज समथिंग वी फाइंड इन द कोकोनट के अंदर, बीच में जो आपको मिलता है ना पानी, दैट इज योर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और एक बात और याद रख लो यहाँ पे कि आपका जो व्हाइट वाला पार्ट होता है कोकोनट का, जो कोकोनट का आपका पार्ट होगा, दैट इज माय सेल्यूलर एंडोस्पर्म, वो आपका होता है वहां पे आपका सेल्यूलर एंडोस्पर्म। सो ये चीज आपको याद रखनी कि आपको जो कोकोनट का व्हाइट वाला जो पार्ट है जो हम खाते हैं उसको हम कहते हैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म, और जो सेंटर में जो आपका होता है पानी वाला पार्ट, दैट्स माय फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। Which of the following pair have a haploid structure? इनमें से कौन सा पेयर है जिसके अंदर आपको हैप्लॉइड स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा? बताइए अमीर। एंटीपोडल सेल एंड एक्सेल। एंटीपोडल सेल एंड एक्सेल। राइट, एंटीपोडल सेल एंड योर एक्सेल। सो एंटीपोडल सेल एंड एक्सेल जो आपके यहाँ पे है, ये आपको यहाँ पे सेल हो जाते हैं जो आपके यहाँ पे होंगे हैप्लॉइड, यू नो दैट। किस तरह लिख लूंगी इसमें इसका। अरे रानी आपका माइक ऑन है, देखिएगा, थैंक यू। राइट, so have antibody cell and the XL are the two one which are going to be haploid in nature. ये आपके यहाँ पे होते हैं haploid nature के अंदर, ठीक है। Then in a cereal grain a single cotyledon of embryo is represented by, so basically ऑप्शन सी स्कूटेलम। मोनोकॉट सीड की लोग बात करो, मोनोकॉट सीड के अंदर ही आपको मिलता है सिंगल कॉटिलेडॉन और उसका नाम यहाँ पे आपका होता है आपका स्कूटेलम। दैट इज समथिंग वी विल गेट टू सी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब थोड़ी सी कुछ चीजों पे हम यहाँ पे नजर डालते हैं। तो जैसे कि हमने बोला था यहाँ पे दैट आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन यू विल फाइंड टू थिंग्स आर गेटिंग फॉर्म्ड। यू विल हैव अ फॉर्मेशन ऑफ योर जाइगोट, एक तो ये चीज आपकी बन के आपकी रेडी हो जाएगी, और दूसरी चीज आपकी जो बन के आप रहती है दैट इज माय एंडोस्पर्म। ये दो चीज आपकी बन के यहाँ पे रेडी हो जाती है। अब मुझे आप यहाँ पे एक चीज बताइए कि आपका जो एम्ब्रियो है, जो आपका एम्ब्रियो यहाँ पे डेवलप करेगा, ग्रो करेगा, वो आपका एंडोस्पर्म तो कंज्यूम करना है उसने, ये तो इसने कंज्यूम करना ही है, एंडोस्पर्म को तो उसने कंज्यूम करना ही है। आप बताइए उसके साथ साथ और क्या क्या कंज्यूम करता है एंडोस्पर्म के साथ साथ? और क्या न्यूक्लियस आप यहाँ पे कंज्यूम करोगे, और उसके साथ साथ यू आर आल्सो गोइंग टू कंज्यूम वन मोर थिंग, जो होते हैं उसको भी आप वहाँ पे कंज्यूम कर लेते हो। बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज आपको होते हुए आपको मिल जाएगी वहाँ पे। एक और चीज याद रखना जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था यहाँ पे कि जब आपका एंडोस्पर्म बनता है, जब आपका एंडोस्पर्म बनता है, इट्स अ ट्रिप्लॉइड सेल, इट्स अ ट्रिप्लॉइड न्यूक्लिया। सो आपका ट्रिप्लॉइड न्यूक्लिया आपके यहाँ पे रेडी हो जाता है। देन इट विल अंडरगो रैपिड माइटोसिस, फिर ये अपना करेगा यहाँ पे माइटोसिस। और याद रखना माइटोसिस करने के बाद आपको कई सारे न्यूक्लियाई यहाँ पे मिलेंगे। सो कई सारे ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई आपको बन के वहां पे रेडी हो जाएंगे। याद रखना जो भी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, दीज आर माय फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। यहाँ पे आपके कई सारे न्यूक्लियाई आपके बन जाएंगे। ये सेल नहीं है, ये न्यूक्लियस है, राइट। सो आई हैव अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियर विल फॉर्म। दिस इज माय फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, इट इज योर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब एक चीज आप सबको यहाँ पे याद रखनी कि पहले तो आपको बनेगा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, उसके बाद होगा आपका सेल्यूलराइजेशन, उसके बाद वॉल फॉर्मेशन होगा। तो पहले आप क्या करते हो, आप बहुत सारे आप न्यूक्लिया बना लेते हो, आपके लाइक एंडोसोम के न्यूक्लिया बना लेते हो, एंड देन बाद में आपके यहाँ पे सेल वॉल फॉर्मेशन आपका होगा। सो सेल वॉल फॉर्मेशन विल हैपन लेटर, एंड देन यू कैन से कि यहाँ पे आपका सेल्यूलराइजेशन आपका यहाँ पे हो चुका है। सो सेल वॉल फॉर्मेशन विल बी हैपनिंग लेटर ओवर देयर। तो सेल वॉल फॉर्मेशन आपके यहाँ पे बाद में होगा। सो वॉल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस लेटर। सो वॉल फॉर्मेशन will happen but later, right? Then you can say एक बार वॉल फॉर्मेशन हो गया, एक बार आपका यहाँ पे इन सबको उनकी खुद की वॉल मिल जाती है, देन आप कह सकते हो दैट नाउ इट कैन बी कॉल्ड एज सेल्यूलर एंडोस्पर्म। फिर आप कह सकते हो कि अब ये मेरा बन चुका है, मेरा यहाँ पे एज अ सेल्यूलर एंडोस्पर्म, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि पहले तो आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म आपका बनता है, देन बाद में उसको उसकी वॉल मिल जाती है, एक बार उसको वहां पे वॉल मिल गई, देन वी कैन कॉल हिम एज अ सेल्यूलर एंडोस्पर्म। फिर आप उसे वहां पे आप बोल सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज याद रखना जो मैंने आपको कल बोला था कि आपको मुझे सेंट्रल सेल के बारे में एक नाम बताना है जो एंडोस्पर्म से रिलेटेड है वहां पे। तो जब आपका एंडोस्पर्म आपका बनता है आपके एम्ब्रियो सैक के अंदर, तो आपको जो सेंट्रल सेल होता है उसको हम एक नाम देते हैं, एंड दैट नेम इज कॉल्ड एज व्हाट?
प्राइमरी एंडोस्पर्म PEN. प्राइमरी व्हाट, वो तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होगा ना, सेंट्रल सेल को हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ये एनसाइड में दिया हुआ है, पढ़ना था आपने। So a term like my primary endosperm cell. So primary endosperm cell is something you will get to see once the endosperm has been formed. एक बार आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आपका बन जाता है ना, उसके बाद जो आपका जो ये होता है, आपका जो सेंट्रल सेल होता है, द सेंट्रल सेल विच यू हैव, उसको हम बोलेंगे वहां पे एज अ प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो आपका जो सेंट्रल सेल वहां पे होगा, उसको आप बोलोगे वहां पे एज अ प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, आप उसे बोलने लगते हो। तो ये बात याद रखना कि अगर आपसे कोई पूछता है कि नॉर्मली एंडोस्पर्म बनता कैसा है, तो उसे आप आराम से समझाइए, उसे बोलिए कि पहले आपका जब एंडोस्पर्म बनेगा तो आपका न्यूक्लिया बनेगा, और वो न्यूक्लिया फिर माइटोसिस करके बहुत सारे एंडोस्पर्म वाले न्यूक्लिया बना लेगा, जिसे हम कहते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, राइट। अब आपका ये कई सारे आपके न्यूक्लिया बन जाते हैं, उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि अब इसको हम वॉल देते हैं। आफ्टर दैट द वॉल फॉर्मेशन विल हैपन एंड देन यू से कि आपका सेलुलर एंडोस्पर्म फिर आपका वहां पे बन जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना हमेशा, सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। और याद रखना, जो कोकोनट आप खा रहे होते हो, जो व्हाइट वाला पार्ट होता है कोकोनट का, वो आपका रहेगा सेलुलर एंडोस्पर्म, भूलना मत। कोकोनट का जो व्हाइट वाला पार्ट होता है दैट्स माय सेलुलर एंडोस्पर्म। ऑन द अदर हैंड जो आपका पार्ट रहेगा विच इज गोइंग टू बी अ लिक्विड वाला पार्ट, दैट इज गोइंग टू बी माय न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो इसके लेके कंफ्यूजन रखना नहीं है। अभी आपको इसको लेके कोई कितना भी घुमा के क्वेश्चन पूछे, क्योंकि कोकोनट बेस्ड क्वेश्चन कई सारे आते हैं, सो इफ यू फाइंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कमिंग आज से 1 साल बाद, तो देख लेना। सही है। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मतलब इसमें भी सेलुलर वॉल फॉर्मेशन नहीं हुई है? नहीं, उसमें वॉल फॉर्मेशन नहीं हुई है, राइट। सो बेसिकली आप ऐसा समझो पूर्वा, क्या आपका यहाँ पे कोकोनट के अंदर आपका पहले बना आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, मतलब आपका जो एंडोस्पर्म बना उसका वो था आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, राइट। उसमें से कुछ के अंदर वॉल फॉर्मेशन हो गई, जिसके अंदर वॉल फॉर्मेशन हो गई वो आपका बन गया व्हाइट वाला पार्ट जो हम कंज्यूम करते हैं, और जिसके अंदर वॉल फॉर्मेशन आपकी नहीं हुई वो आपका रह गया वहां पे एज अ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। समझ आ रही मेरी बात? तो आपने कई सारा प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म आपने यहाँ पे बना लिया इनिशियली, उसमें से आपके जो आउटर रीजन में जो आपके थे उनको आपने वॉल दे दी। जैसे आपने उनको वॉल दे दी, व्हाट हैपेंस, दे बिकम अ सेलुलर एंडोस्पर्म। और जो बीच में जो पानी आपका रह गया, बीच में जो आपका रह गया, दैट वाज माय न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जिसे हम कंज्यूम करते हैं। अब पूरा पता चल रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर, फिर ये हमेशा तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म नहीं रहेगा ना? हाँ, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म वो वैसा के वैसे ही रहेगा, उसमें वो चेंज हो ही नहीं रहा, वो वैसा ही रह रहा है। यस। तमनप्रीत बताइए। सर कई जैसे होते हैं ना जिसमें पानी नहीं होता है, नारियल में कई होते हैं ऐसे, तो उसमें क्या ज्यादा सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाती है? नहीं 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 नहीं, उसमें वैसा नहीं है। एट टाइम्स वी विल फाइंड कि द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज गेटिंग कंज्यूम्ड और इट इज बीइंग यूज्ड अप, कई बार ऐसा हो सकता है। तो इसलिए आपको देखने के लिए आपको वहाँ पे पानी कम मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये एक चीज के अंदर हो सकती है। आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म आपका पूरा वहाँ पे यूज हो चुका है, और फॉर सम रीजन आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म उतना बना ही नहीं था जितना बनना चाहिए था। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट कैन वेरी फ्रॉम प्लांट टू प्लांट, है ना। वो ऐसे नहीं है कि कॉमन होता है हर एक प्लांट हो, आपको किसी प्लांट में आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब एक बार आपका एम्ब्रियो बन चुका है, आपका एंडोस्पर्म बन चुका है, ये सब आपकी चीजें यहाँ पे हो चुकी है। अब क्या होगा, आपका जो ओव्यूल होता है, आपका जो ओव्यूल होता है, नाउ दैट ओव्यूल विल टर्न इनटू द सीड। आपका जो ओव्यूल यहाँ पे होगा, दिस ओव्यूल नाउ विल टर्न इनटू द सीड। अब याद रखना, आपके ओव्यूल के अंदर यू हैव टू थिंग्स, यू हैव इनर इंटीग्यूमेंट। सो आपके पास होता है आपका यहाँ पे इनर इंटीग्यूमेंट एंड यू ऑल्सो हैव अ आउटर इंटीग्यूमेंट। तो आपको दो चीज आपको मिलती है ओवल के आसपास लगी हुई, एक तो आपका होता है आपका इनर इंटीग्यूमेंट, और दूसरा आपका होता है उसके साथ यू हैव अ आउटर इंटीग्यूमेंट। उसके साथ यू विल हैव द आउटर इंटीग्यूमेंट, आउटर इंटीग्यूमेंट। अब एक चीज आप यहाँ पे याद रखना कि आपका जो आउटर इंटीग्यूमेंट यहाँ पे होता है, दिस विल टर्न इनटू अ समथिंग नोन एज माय टेस्टा। तो बेसिकली आपके जो इंटीग्यूमेंट्स होते हैं, दे टर्न इनटू अ सीड कोट। आपके जो इंटीग्यूमेंट्स होते हैं, दे विल टर्न इनटू द सीड कोट। जो आपके जो यहाँ पे इनर और आउटर इंटीग्यूमेंट्स है आपके यहाँ पे, दे विल टर्न इनटू द सीड कोट। इनको हम कन्वर्ट कर देंगे सीड कोट के अंदर। So they will convert into this integument will convert into the seed coat.
अब सीड कोट में बेसिकली आपको क्या क्या देखने के लिए आपको यहाँ पे मिलेगा। तो सीड कोट के अंदर आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो आपकी आउटर इंटीग्रेंट होता है दैट विल टर्न इनटू टेस्टा, और जो आपका इनर इंटीग्रेंट यहाँ पे होगा दैट विल टर्न इनटू सम टेगमेन, राइट, दैट विल टर्न इनटू माय टेगमेन। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आपका जो सीड कोड होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि सीड कोड क्या होता है तो आपको बताना है कि सीड कोड में आपको यहाँ पे 2 लेयर मिलेगी, यू विल हैव अ आउटर टेस्टा एंड यू हैव अ इनर टेगमेन। ये 2 चीजें आपको मिलती है एज अ सीड कोड। तो बेसिकली अब है क्या ना, आपका जो ओव्यूल था वो आपका काफी लाइक कंपैरेटिवली आपका सॉफ्ट था, बट जब आपको सीड कोड बन जाता है सो इट इज गोइंग टू बी क्वाइट हार्ड। जब आपका सीड कोड आपका यहाँ पे बन जाएगा सो दिस सीड कोड इज गोइंग टू बी क्वाइट हार्ड। सीड तो आपने देखा, ये हार्ड ही होते हैं जनरली सीड आपके, सो दिस इज आल्सो गोइंग टू बी हार्ड ओवर हियर, सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो, राइट। दूसरी चीज आप यहाँ पे याद रखना कि एक बार मेरा यहाँ पे सीड कोड बन गया, राइट, सो दैट मीन मेरा यहाँ पे सीड रेडी हो चुका है। अंदर आप जानते हो अंदर आपके यहाँ पे एम्ब्रियो होगा जो आपका वहाँ पे रह रहा होगा, जो ग्रो करेगा बाद में। अब आप जब सीड को ऑब्जर्व करते हो तो यह वो मैक्रोपाइल एंड ओवर हियर, सो आपको यहाँ पे एक छोटा सा मैक्रोपाइल एंड आपको यहाँ पे दिखेगा, एंड यू कैन सी ओवर हियर द मैक्रोपाइल एंड जो आपका यहाँ पे था। सो दिस मैक्रोपाइल एंड, और इसे बोलूंगा यहाँ पे एज अ मैक्रोपाइल पोर, इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ मैक्रोपाइल पोर। मैक्रोपाइल पोर मतलब एक यहाँ पे छोटा सा एपरेचर है जिससे आप चीजों को अंदर बाहर कर सकते हो। अब ये जो आपका मैक्रोपाइल पोर है इसे हम इवन कहते हैं यहाँ पे, इसको हम इवन बोल सकते हैं एज अ सीड पोर, इसको हम इवन बोलते हैं यहाँ पे एज अ सीड पोर। अब सीड पोर के बारे में एक चीज याद रखना कि यार ये सीड पोर करता क्या है। तो आप सोचो कि आपका एक सीड है और आपका सीड जर्मिनेट तभी करेगा जब इसके ऊपर पानी आएगा, या इसके अंदर आप ये पानी एब्जॉर्ब करेगा। और सीड इज ऑलवेज गोइंग टू जर्मिनेट वंस इट एब्जॉर्ब द वाटर। जैसे वो पानी को एब्जॉर्ब करता है तो आपका सीड जर्मिनेट करेगा। तो पानी अंदर कहां से जाएगा? फ्रॉम द सीड पोर। तो ये बात याद रखना कि यहाँ पे जो छोटा सा होल आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, जिसको हम कहते हैं मैक्रोपाइल पोर या सीड पोर, इस सीड पोर का काम यहाँ होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। सो दिस विल एक्चुअली हेल्प इन द वाटर एब्जॉर्प्शन। Wait a minute. It will help in the water absorption. अब वाटर एब्जॉर्प्शन करना इसने यहाँ पे क्यों है, तो उसका भी आंसर यहाँ पे आ रखना, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द, आपको करना है आपका जर्मिनेशन, आपको जर्मिनेशन करना है यहाँ पे, इसलिए आप वाटर का एब्जॉर्प्शन आप यहाँ पे करते हो। आपने कभी नोटिस किया होगा आपके घर के आसपास कोई खाली सा मैदान होगा और खाली से मैदान के अंदर आप देखोगे कि जैसे ही पहली बारिश गिरी, बारिश गिरने के बाद वहां पर कुछ छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो करते हुए आपको दिख जाएंगे सडनली, लाइक ओवरनाइट आपको देखेंगे वहां पे कि वहां पे निकल के आ जाता है, राइट। सडनली आपका वो एरिया जो बैरन था थोड़ा बहुत ग्रीन वहां पे आपका हो जाता है। अब होता ये वहां पे इसलिए है क्योंकि आपके वहां पे ऑलरेडी सीड्स प्रेजेंट थे, उनको जैसे ही पानी मिला उन्होंने पानी एब्जॉर्ब किया, एंड पानी एब्जॉर्ब करने के बाद उन्होंने जर्मिनेट किया। सो दैट इज व्हाई जर्मिनेशन हैपेंस आफ्टर वाटर एब्जॉर्प्शन। सो वाटर एब्जॉर्प्शन करने के बाद आपका जर्मिनेशन होगा वहां पे, और आपके सीड्स आपके यहाँ पे निकल के बाहर आएंगे। यू विल फाइंड द प्लांट्स विल कम आउट फ्रॉम द सीड। तो सीड पोर का काम याद रखना, इट हेल्प्स इन माय वाटर एब्जॉर्प्शन। सेकेंड चीज यहाँ पे याद रखना, सीड पोर ऑल्सो गोइंग टू बी हेल्प इन द taking up the oxygen. So oxygen can be also taken inside from the seed pore. ये भी जरूरी होता है, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन मिलना आपके सीड के अंदर जाना जरूरी होता है, तो ऑक्सीजन भी आपका इस सीड पोर से अंदर जाता है। तो ये 2 चीज याद रखना, एक तो आपका सीड कोड फॉर्मेशन जो आप सक्सेसफुली आप बनाते हो, आपका जैसे आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो याद रखना फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फॉर्म द सीड कोड। जैसे ही आपने सीड कोड बना लिया आपका रेडी हो चुका है आपका सीड। और याद रखना द सीड विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ सीड पोर। अब कल उठ के कोई भी अगर आपसे पूछे कि सीड पोर आपका क्या करने के लिए जाना जाता है, तो याद रखना इट इज नोन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, वाटर है और ऑक्सीजन को ये एब्जॉर्ब करेगा, या मैं कहूंगा वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और ऑक्सीजन को ये लेगा वहां से, एंड दैट एक्चुअली हेल्प्स ड्यूरिंग द जर्मिनेशन। सो जर्मिनेशन के टाइम पे यहाँ पे वो उसकी यहाँ पे मदद करेगा। सो बेसिकली दिस इज द थिंग यू हैव टू नो। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब जैसे ही आपकी ये चीज हो गई तो आपका सीड बन चुका है, राइट। अब एक और बात कहीं ना कहीं आपको सबको मालूम है, और आप ये बात वैसे भी आप जानते हो कि आपका जो पिस्टिल है, आपका जो पिस्टिल होता है, राइट, सो और पिस्टिल के अंदर आपका यहाँ पे रहेगा ओव्यूल, पिस्टिल के अंदर आपका यहाँ पे होगा ओव्यूल जो कि बाद में सीड बन जाएगा। अब आप ये बात आप काफी क्लियरली आप ये सब जानते हो कि आपका ये जो ओवरी होगा, दिस ओवरी विल टर्न इनटू द फ्रूट।
फ्रूट। ठीक है, Fruit. जो ओवरी होता है, दिस ओवरी ओवर हियर, दिस ओवरी विल बेसिकली विल टर्न इनटू योर फ्रूट। ये आपका बन जाएगा आपका फ्रूट के अंदर। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओवरी ने टर्न करना है फ्रूट के अंदर, और आपका जो अंदर यहाँ पे आपका ओव्यूल है, दैट विल टर्न इनटू द सीड। सीड। Well thing that is going to be something turning into the seed, right? So this will turn into the seed, right? तो ये बात बड़ी बेसिक बात है जो आपको यहाँ पे सबको यहाँ पे आपको याद रखनी है। ये हमने होते हुए यहाँ पे हमारा देख लिया। अब एक चीज यहाँ पे याद रखना कि आपके जो सीड होते हैं, जब एक बार आपका सीड बन गया, सो अज्यूम दैट कि आपका सीड यहाँ पे रेडी हो चुका है, राइट? लेकिन सीड आपका जर्मिनेट नहीं करेगा जब तक कंडीशन फेवरेबल ना हो। यह है मेरा यहाँ पे सीड जो बन चुका है, और अंदर है मेरा यहाँ पे एम्ब्रियो, अंदर है मेरा यहाँ पे एम्ब्रियो जो वहां पे पड़ा है, राइट? याद रखना सीड विल नॉट जर्मिनेट अंटिल द कंडीशंस आर फेवरेबल। तो सीड को जर्मिनेट करने के लिए आपको कंडीशन फेवरेबल चाहिए। अब याद रखना, अज्यूम करते हैं कि एक सीड है, वो सॉइल के अंदर बैठा हुआ है, और सॉइल के अंदर यू हैव पानी कम है, टेम्परेचर ज्यादा है, सनलाइट बहुत आ रही है। अगर आपकी कंडीशन अनफेवरेबल है तो आपका सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। सिंपल सी बात है ना, अगर सीड ने वहां पे जर्मिनेट कर लिया, द प्लांट विल बी नॉट बी एबल टू सर्वाइव, द प्लांट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव बिकॉज आसपास के एनवायरमेंट के अंदर आपके पास पानी नहीं है। सिर्फ द कंडीशंस आर अनफेवरेबल, तो याद रखना, ये चीज भी याद रखना, इफ द कंडीशंस आर अनफेवरेबल अंडर unfavorable conditions, under unfavorable conditions, याद रखना the seed will remain dormant। जब आपकी कंडीशंस आपकी फेवरेबल नहीं होती तो वो टाइम पे आपको क्या मिलेगा कि आपका सीड डॉर्मेंट रहेगा। सो यू विल हैव अ सीड which will remain dormant। डॉर्मेंट का मतलब ये होता है इनएक्टिव रहना, या जिसे हम कहते हैं एज अ सीड डॉर्मेंसी। सो आपकी सीड की डॉर्मेंसी मेंटेन रहेगी, दैट मींस कि आपका सीड यहाँ पे रहेगा इनएक्टिव। सीड डॉर्मेंट होना मतलब सीड है आपका यहाँ पे इनएक्टिव, ये आपको बिल्कुल यहाँ पे इनएक्टिव आपका रहेगा। और इनएक्टिव होना कि अब ये फिलहाल के लिए तो जर्मिनेट करेगा नहीं। सिंपल सी बात है, जर्मिनेट करने का कोई मतलब है नहीं, आपका यहाँ पे कंडीशन फेवरेबल है नहीं, आपने जर्मिनेट कर लिया, पानी होगा नहीं, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। सो दैट इज व्हाई द सीड विल रिमेन इनएक्टिव अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड एज माय सीड डॉर्मेंसी, जिसको हम इवन बोल सकते हैं एज अ सीड डॉर्मेंसी, या सीड मेरा यहाँ पे डॉर्मेंट है, जो भी आप यहाँ पे बोलना चाहो। तो अगली बार अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज सीड डॉर्मेंसी, तो आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन देम इन अ सिंपल लैंग्वेज कि अगर आपकी कंडीशन फेवरेबल नहीं होती तो आपका सीड जर्मिनेट नहीं करता, और उसको ही हम बोलते हैं वहां पे एज अ सीड डॉर्मेंसी। तो सीड की डॉर्मेंसी मेंटेन करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। आप चाहते हो कि सीड डॉर्मेंट रहे जब कंडीशन फेवरेबल नहीं है तब। क्या ये वाली बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? सच्ची बताओ, ये वाला पार्ट समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? Yes, sir. अगर समझ नहीं आ रही देन पूछ लो, सामने से पूछ लो कि सर नहीं आ रहा समझ, तो रात हो रही है, ऊपर से समझ नहीं आ रहा, राइट? सो जस्ट लेट मी नो इफ एट ऑल दैट हैपेंस, पूछ लेना। सो सीड डॉर्मेंसी इसको हम यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है? तो जैसी कंडीशन फेवरेबल आ गई, जैसे आपको दिख रहा है कि यार आपका टेम्परेचर सही हो गया, एज सुन एज यू गेट टू सी दैट यू हैव अ करेक्ट टेम्परेचर, समझो अगर आपका यू हैव अ राइट टेम्परेचर, और मैं जैसे बोलूंगा टेम्परेचर अगर आपका ऑप्टिमम होता है, ठीक है, अगर आपके पास से वाटर इन द एनवायरमेंट, वाटर इन सॉइल, इसको हम इवन कह सकते हैं मॉइस्चर इन द सॉइल, अगर आपको ऐसी कंडीशन अगर आपको मिल जाती है, देन यू कैन फाइंड योर सीड डॉर्मेंसी इज रिमूव्ड, देन यू कैन सी कि आपका सीड डॉर्मेंसी आपका रिमूव हो जाता है। सो सीड डॉर्मेंसी इज रिमूव्ड। और अगर मेरी सीड डॉर्मेंसी रिमूव कर दी जाती है, देन बेसिकली अब क्या होगा, मेरा सीड जर्मिनेट करेगा, द सीड विल कम आउट ऑफ द एम्ब्रियो विल कम आउट ऑफ द सीड। तो ये चीज आपको होते हुए आप यहाँ पे मिल जाती है। तो ये चीज आप सबको यहाँ पे क्लियर कट याद रखनी है, और एडवांटेज याद रखना कि सीड का फायदा यहाँ पे ये भी होता है, वो एम्ब्रियो को बचा रहा होता है, वो बाहर के कंडीशन से एम्ब्रियो को बचा रहा होता है। क्योंकि अगर एम्ब्रियो के पास सीड नहीं होता या वो प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होती, तो शायद वो बाहर के हाई टेम्परेचर को या पानी की कमी को सर्वाइव नहीं कर पाता। बट दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसके पास है, सीड है, तो अपने आप को बचा पाता है, ठीक है? चलो, सो लेट्स, कुछ चीजें तो हमने यहाँ पे देख ली। सो नाउ यू शुड नो व्हाट इज माय सीड कोड, व्हाट इज माय सीड पोर, दोनों का काम क्या होता है। और एक बार सीड बन गया तो वो आपका डॉर्मेंट रहेगा, जब तक आपकी कंडीशन वहां पे फेवरेबल नहीं होगी तब तक उसने वहां पे आपका डॉर्मेंट रहना है, राइट? चलिए देख लेते हैं यहाँ पे।
A typical seed consists of a seed coat, cotyledon and embryonal axis. ये सब आपको मिलेगा उसके अंदर. याद रखना cotyledon भी आप कंज्यूम कर लेते हो. That is something also you will get consumed by the embryo. Right? अब एक और बात याद रखना, एक और चीज ध्यान से याद रखना कि जब आपका प्लांट इमर्ज होता है ना, जब आपका सीड जर्मिनेट करता है, तो इनिशियल 2-3 दिन के लिए, या इनिशियल एटलीस्ट डिपेंड करता है, टाइम वेरी करता है, बट एटलीस्ट 2 दिन के लिए वो खुद से खाना नहीं बना सकता. जब आपका प्लांट जर्मिनेट करता है तो इनिशियल 1-2 दिन के लिए वो खुद से खाना नहीं बना सकता, लेकिन उसे जरूरत भी नहीं होती बनाने की, क्योंकि उसने इतनी चीजें कंज्यूम की होती है. उसने कॉटिलडॉन खाया होता है, एंडोस्पर्म खाया होता है अंदर, उसने न्यूक्लियस खाया होता है. सो इट हैज एम्पल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट विद इन इटसेल्फ कि वो सर्वाइव कर सकता है कुछ दिनों के लिए, अंटिल वो अपना फोटोसिंथेसिस खुद से कर सके. तो ये बात भी याद रखना, काफी समझने वाली बात है कि जब आपका निकलता है ना, आपका प्लांट जर्मिनेट करता है, तो इनिशियल कुछ दिनों के लिए फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, बट वो दिन वो सर्वाइव कैसे करता है, बिकॉज इट हैज ऑलरेडी कंज्यूम नंबर ऑफ थिंग्स, तो उसके पास इनफ एनर्जी होती है सर्वाइव करने के लिए. ठीक है. इवन ये तुम देखोगे अपने कई सारे एनिमल्स में भी, जैसे आपका लिजार्ड हो गया, या क्रोकोडाइल हो गया, या टर्टल हो गया, तो जब वो बाहर निकलते हैं ना एग में से, तो उनको पहले 2-4 दिन खाना नहीं मिलेगा तब भी चलेगा, क्योंकि उन्होंने यॉक खाया होता है. यॉक आपने सुना होगा ना, ऑब्वियसली सुना होगा सबने यॉक. अरे Yes, sir. दैट्स अ यॉक, राइट. सो दैट यॉक इज समथिंग दैट इट इज बीन कंज्यूम्ड बाय द एनिमल्स. वो एनिमल्स ने उसे कंज्यूम किया होता है यॉक को, तो इसलिए इनिशियल 2-4 दिन के लिए वो छिपकर इधर उधर भाग सकती है बिना कोई मतलब के, मतलब बिना कुछ खाना खाए. आफ्टर दैट इट विल लर्न टू हंट बाय इटसेल्फ, राइट. सिमिलरली यहाँ पे भी आपने जो कंज्यूम किया होता है उसके वजह से आप 1-2 दिन सर्वाइव कर पाते हो, उसे हम देखेंगे अभी यहाँ पे. चलो, डाइकोट सीड हम ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं. यू हैव अ 2 लेयर ऑफ सीड कोट, यू हैव अ आउटर टेस्टा एंड यू हैव अ इनर टेगमेन. तो ये नाम यहाँ पे आपको याद रखना है. The hilum is a scar on the seed coat through which the developing seed were attached to the fruit. तो ये जो है यहाँ पे, इसे हम हिमाचल में बोलते हैं सफेद राजमा. हिमाचल के बच्चे हमें बताएंगे इसे सफेद राजमा. Yes, sir. Yes, Yes, sir. That one. अरे ये क्या हो गया? सर हम कुछ और ही बोलते हैं. आप लोग क्या बोलते हो बता दो. What do you say? सर रोंगी बोलते हैं. हाँ रोंगी. अरे हम हिमाचल में भी रोंगी बोलते थे वैसे, बाय द वे. Yes, sir. मैंने बोला था ये. हाँ वही लोबिया बोलते हैं लोग. अच्छा लोबिया, ओके. हमारे यहाँ पे गुजरात में भी यू हैव वन टर्म फॉर दैट, मुझे याद नहीं आ रहा. कुछ था भूल गया. कांट रिमेंबर माय ओन स्टेट्स टर्म. बढ़िया. सो जिसमें आप ये ब्लैक बाटे से हम हिलम बोलेंगे यहाँ पे. इट इज एक्चुअली स्कार, टिश्यू स्कार है यहाँ पे, जो आपको बताता है कि इस पॉइंट से मेरा सीड अटैच था मेरे फ्रूट के साथ. ये मेरा वो पॉइंट था जहां से मेरा सीड अटैच था मेरे यहाँ पे फ्रूट के साथ. सो दैट्स माय हिलम ओवर हियर. ठीक है. So now let's see some more things. बड़ी सिंपल चीज है बेटा यहाँ पे. Above the hilum is a small pore called as my macropyle. ये वही पोर है बेटा जहां से मेरा वाटर एब्जॉर्प्शन मेरा होगा या ऑक्सीजन मेरे यहाँ पे एंटर करेगा. Within the seed coat is a embryo consisting of a embryonal axis and 2 cotyledon. हम ये बात जानते हैं, कई बार देख चुके हैं. 2 cotyledon आपको मिल जाता है आपके डाइकोट के अंदर, right? So you know that cotyledon are often fleshy and full reserve of food material. ये भी हमारे यहाँ पे reserve food material ही है, इसको भी हम consume ही करेंगे. So that is something also we'll be consuming, right? Then the embryo is small, situated at a group. अच्छा आप ये मुझे बताओ, यहाँ पे आपके सामने कुछ traits लिख के रखे हुए इन लोगों ने. आप मुझे बताओ ये कौन से सीड की बात कर रहे हैं. देख लो. monocot. बिल्कुल सही. दैट टॉकिंग अबाउट मोनोकॉट सीड. तो यहाँ पे आपके मोनोकॉट सीड की बात हो रही है. देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. एक तो यहाँ पे चलो पहला पॉइंट तो मैं ज्यादा हेल्प नहीं कर रहा. द एम्ब्रियो इज सिचुएटेड स्मॉल एंड सिचुएटेड एट अ ग्रुप एट वन एंड. ये तो इतना हेल्पफुल नहीं है. इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज शील्ड शेप कॉटिलिडॉन. अगर लिखा गया है एक ही कॉटिलिडॉन है वहां पे, देन समझ जाओ दैट इज माय स्कूटेलम एंड दैट इज सीन इन माय मोनोकॉट, राइट. फिर आपके पास प्लूम्यूल और रेडिकल आपके पास है यहाँ पे, और इनको भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है बाय अ शीथ called as my coleoptile and polyorhiza. तो ये सब दिमाग में बिठा लो. अब कोई भी कितना भी घुमा के आपसे पूछे ना, याद रखना ये सारे टर्म मेरे बिलोंग करते हैं मोनोकॉट्स को. These all terms belong to my monocot. अब मेरा एक सवाल है आपसे. मेरा सवाल आपसे ये है कि समझो ये मेरा है एंडोस्पर्म. मोनोकॉट के अंदर ये मेरा एंडोस्पर्म है. उसकी जो आउटर लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? राइट. और कैसे लोग ये ऐसे वाली लेयर को, इस लेयर को खाने से किन लोगों को फायदा होगा? प्रोटीन मिलता है इनसे. रिच प्रोटीन होता है.
अरे तो हर किसी को फायदा तो हर किसी को होगा, जिम करने में भी फायदा होगा और वैसे भी हम सबको भी फायदा होगा. So yes, you will have a aileron layer over here and this is going to be rich in protein. That's going to be rich in protein. अच्छा, हमारे पास है क्या कोई उत्तराखंड से कोई लड़का जो बॉक्सिंग में है, स्कूल से? Anyone? No one. No sir. Any No girl sir. from Boxing. boxing or MMA? No one. Okay, ठीक है. All right. Okay. चलिए आगे बढ़ते हैं. चलिए पढ़ाई करते हैं. So yes, you have a rich in protein, aileron layer, and this is the outer layer of my endosperm. By the way, endosperm में बीच में आपको क्या मिलता है देखने के लिए? सर ट्रिप्लॉइड Star. सब that's when we start. Starch. Yes. स्टार्च. आपको स्टार्च होगा और पूरा एंडोस्पर्म आपका ट्रिप्लॉइड ही होता है, याद रखना. ये मत सोचना कि एलोरॉन लेयर कुछ और है, वो एंडोस्पर्म का ही पार्ट है. सो इट इज आल्सो गोइंग टू बी ट्रिप्लॉइड. तो पूरा का पूरा आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे आपका ट्रिप्लॉइड ही होगा. सो ये तो आपको गड़बड़ रखनी नहीं है. सिंपल चीज है बेटा. बाकी चलिए इसको देखते हैं. सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रूट एंड सीड. अब देखो एक चीज याद रखना कि आपने सीड बना लिया, आपने फ्रूट बना लिया. अब आपका मेन पता है यहाँ पे काम क्या है? मेन काम है आपका कि इसको डिस्पर्स करना. आपके पास फ्रूट है, फ्रूट के अंदर आपका सीड है, आपको डिस्पर्स करना है. अब आप मुझे बताओ यहाँ पे हैंड रेस करके कि आप एक सीड को कैसे डिस्पर्स कर सकते हो, या अगर आप एक प्लांट हो, या एक प्लांट का क्या तरीका होता है जिसके थ्रू वो अपने सीड को दूर दूर तक भेज पाता है. तो प्लीज रेज योर हैंड, ट्राई टू टेल मी. मोनिका बताओ कैसे हो सकता है ये? सर जब मतलब जैसे मैंगो अगर हम उसको खाएंगे ना और उसके सीड को गिरा देते हैं तो वो अपना फ्रूट जो बनाएगा ना, तो उससे तो मतलब हम जो गिराएंगे एक एक जगह में तो उससे होगा वो डिस्पर्स. ठीक है, बिल्कुल सही मोनिका. वगैरह से. राइट मोनिका, सही है कि हाँ मोनिका राइट सही है. ह्यूमंस अगर खा रहे हैं तो उससे हो रहा है. बताइए, आप बताइए दीपिका, आपको क्या लग रहा है? दीपिका आप बताइए, आपके पास क्या आंसर है? बताइए कैसे कर सकते हैं डिस्पर्स. और यही था. और जैसे मतलब बोलिए. जैसे मतलब जैसे कोई मतलब एनिमल्स के थ्रू, मतलब बर्ड्स वगैरह के थ्रू. राइट ठीक है, बिल्कुल. एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए. एनिमल्स या बर्ड्स आके उन्हें वहां पे खा रहे होंगे, वो उठा के लेके जाएंगे, उसके साथ आपको वहां पे सीड डिस्पर्स किया जाएगा. राइट. एंड सेम दिस इज गोइंग टू बी अ सेम थिंग. दिस इज व्हाट यू विल बी फाइंडिंग हैपनिंग ओवर हियर. सो आपके सीड डिस्पर्सल करने के लिए आपका फ्रूट यहाँ पे बहुत रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट. अगर फ्रूट ना हो तो सीड को कौन ही डिस्पर्स करेगा? अंडरस्टैंड दिस थिंग. तो इसलिए याद रखना फ्रूट का बनना जरूरी होता है, क्योंकि उसको यूज करके हम फिर सीड को दूर दूर तक हम यहाँ पे हमारा डिस्पर्स कर सकते हैं. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर. इसका एक एवोल्यूशनरी एडवांटेज है. फ्रूट फॉर्मेशन का एडवांटेज ये होता है कि इसको यूज करके हम सीड को काफी दूर दूर तक डिस्पर्स कर सकते हैं बिना कोई इश्यूज के. राइट. नाउ लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर. द मैक्रोपाइल रिमेन्स एज अ स्मॉल पोर इन अ सीड कोड. ये वही बात जो हमने की थी उसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं. दैट इज द सेम थिंग दैट डिस्कसिंग ओवर हियर. नाउ let's have a look. Seed pore facilitates the entry of oxygen and water in the seed during the germination, something I have told you. As the seed matures, the water content is reduced. Seed becomes relatively dry. याद रखना जब आपका seed mature हो जाता है तो उसके अंदर water content आपका वहां पे रहता है कम, और वो काफी हद तक आपका वहां पे dry हो जाएगा. अब एक और चीज याद रखना, seed को अगर आपको consume करना है, आज की डेट में हम कई सारे सीड कंज्यूम करते हैं. राजमा हो गया, रोंगी हो गया, या कई सारी आपकी दालें होती है जो हम कंज्यूम करते हैं, तो उनको ड्राई रखना काफी इंपॉर्टेंट है. तो पता है क्या किया जाता है? जब आप इन सीड को कलेक्ट करते हो ना अपने फार्म में से, तो जब इसको आप कमर्शियली सेल करते हो तो पहले उनको डिहाइड्रेट करते हैं. डिहाइड्रेट करना मतलब उनमें से पानी निकालना. सो देयर इज अ टर्म नोन एज डिहाइड्रेशन. एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन. ये भी आपने सुना होगा ना अपने बच्चों को. एक बार डिहाइड्रेशन होता है यस स्कूल में, असेंबली के टाइम पे करा के गिर जाते बच्चे. दो दैट थिंग. राइट. सो डिहाइड्रेशन करा जाता है इन सीड्स के साथ, कई सारे सीड्स के साथ, और फिर उनको आप स्टोर कर देते हो. एक बार आपने उनका वाटर कंटेंट कम कर दिया तो वो सीड मेरा जर्मिनेट नहीं करेगा. इट विल रिमेन डॉर्मेंट. और अगर वो डॉर्मेंट रह रहा है वहां पे, देन आपको तो फायदा ही हो रहा है. आप उसे लंबे टाइम के लिए यूज कर सकते हो, आप उसे कंज्यूम कर सकते हो. सो ये भी याद रखते हैं, ये एक प्रोसेस किया जाता है कमर्शियली, जो हम आगे देखेंगे. ठीक है. सो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू. देखो यहाँ पे आपका सीड जर्मिनेट कर रहा है. आपने भी कभी ना कभी अपने घर पे सीड को जर्मिनेट किया होगा सॉइल के अंदर. ये सारी चीजें की जाती हैं. राइट. यहाँ पे कॉटन में भी जर्मिनेट कर सकते हो आप. सो इवन यू कैन डू दैट ऑन कॉटन एज वेल. सो यू कैन सी दिस थिंग हैपनिंग. क्वाइट इंटरेस्टिंग थिंग टू सी. सो टू ऑब्जर्व दैट ऑन अ डेली बेसिस, इट्स क्वाइट नाइस टू सी. नाउ
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द एम्ब्रियो मे एंटर इन अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी कॉल्ड एज माय डोरमेंसी और इफ फेवरेबल कंडीशन आर अवेलेबल दे विल जर्मिनेट। सो सिंपल सी बात है जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे प्लीज याद रखना कि आपका जो एम्ब्रियो होता है वो आपका डोरमेंट रहेगा अगर कंडीशंस अगर आपकी फेवरेबल नहीं हुई तो। लेकिन जैसी कंडीशन का फेवरेबल हो जाती है, जैसे एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर आपका हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सुटेबल टेम्परेचर हो गया, अगर आपका ये सब सही हो जाता है then you can find them germinating over there. तो ये वही चीजें जो मैंने आपको बताई थी वही चीजें आपके सामने आ रही है, but they are all important things, so please remember all those things. ठीक है, अब बात करते हैं सीड डिस्पर्सल को लेके। So fruit is adaptation for dispersing seed. Fruit एक आपका अडेप्टेशन है जिसके थ्रू आप सीड को डिस्पर्स कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल आपका कोकोनट फ्लोट मार्टिनिया, ये आपका एक कोकोनट होता है टाइगर क्लॉ प्लांट का, ठीक है, इंडिया में नहीं मिलता, कोस्टल एरिया में आपको मिलता है। पास ये जो आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये बेसिकली हेल्प करता है कोकोनट को फ्लोट करने के लिए। ये हेल्प करता है कोकोनट को फ्लोट करने के लिए और ये फ्लोट करके फिर अगले एरिया तक जाता है, अगले लैंड तक पहुंचेगा ये और वहां जाके ये जर्मिनेट करेगा। सो यू कैन सी दिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऑन दिस एंड दैट इज व्हाई इसको हम कहते हैं टाइगर क्लॉ प्लांट, और इसका कोकोनट पानी में गिर के ऐसे फ्लोट करता है। सो अडेप्टेशन है, इट इज जस्ट अडेप्टेशन ऑफ योर प्लांट टू डिस्पर्स, ताकि आप डिस्पर्स कर सको। तो ये एक टाइप का यहाँ पे अडेप्टेशन आपके यहाँ पे होता है। क्या बाय द वे आपने कभी देखा है क्या कोकोनट के प्लांट को कैसे प्लांट करते हैं? यस सर, देखा है। यस सर। क्या बात है, देखा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छा है, ठीक है। ऑलराइट, सो दैट इज माय वन ऑफ द सीड डिस्पर्सल। उसके साथ यू कैन आल्सो फाइंड यू हैव बर्ड्स व्हिच आर इन्वॉल्वड। सो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो आपके बर्ड्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, कई बार वाटर का मीडियम ये यहाँ पे यूज किया जा रहा है, कई बार दिस यू कैन सी, ये आपने देखा होगा इसको, Yes, sir. I've seen this. Dandelions, right? That's what you call them as, हाँ। So they are also one of the best way of dispersing. इतने लाइट होते हैं कि वो हवा के साथ डिस्पर्स हो जाते हैं। So seeds have a better adaptive strategies for dispersal to a new habitat. अब ये जो स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है ना, ये याद रखना बिकॉज ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे एनसीईआरटी की है। सीड डिस्पर्सल का इंपॉर्टेंस क्या, इंपॉर्टेंस यहाँ पे ये है कि आप नए एरिया को जाके कोलोनाइज कर सकते हो। सो इट एक्चुअली helps the species to colonize other areas. So याद रखना सीड डिस्पर्सल का फायदा ये होता है कि आप नए एरिया में जाके अपने आप को कोलोनाइज करा सकते हो, ताकि एक नए एरिया में जाके अपने आप को आप एस्टेब्लिश कर सको। सो ये स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या जो भी स्टेटमेंट आपको मिल रही है वो इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे आर फ्रॉम द एनसीईआरटी। सो याद रखना एक एक्चुअली एडवांटेज यहाँ पे क्या होगा, यू कैन एक्चुअली गो टू अ न्यू एरिया एंड यू कैन कोलोनाइज द एरिया। नए एरिया में जाके आप कोलोनाइज कर सकते हो विद हेल्प ऑफ माय सीड डिस्पर्सल, और ये सब करने के लिए आपका फ्रूट एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल आपके यहाँ पे प्ले करता है, राइट। चलिए और देखते हैं। एज दे हैव सफिशिएंट फूड रिजर्व, आप जानते हो सीड के पास होता है काफी अच्छा फूड रिजर्व, सो इसलिए यंग सीडलिंग्स आर नरिश्ड अंटिल दे आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन देयर ओन। तो याद रखना क्योंकि इनके पास इनफ अमाउंट में फूड होता है, इसलिए ये लोग इनिशियल दिनों में सर्वाइव कर सकते हैं जब तक ये खुद से फोटोसिंथेसिस कर पाए। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। ये देखो ये भी आपके प्लांट ग्रो करे हुए हैं, अभी भी नए बने हुए आपके प्लांट हैं। तो इनिशियल दिनों के अंदर ये लोग नहीं कर सकते फोटोसिंथेसिस, बट बाद में दे कैन कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस। एक बार क्लोरोप्लास्ट आपका बन जाता है, रेडी हो जाता है आपका सही से, देन यू कैन स्टार्ट द फोटोसिंथेसिस ओवर देयर। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट। अब हार्ट सीड कोड के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, हार्ट सीड कोड प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो बीइंग अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। तो याद रखना बिकॉज ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आपको बना है तो आपको जेनेटिक वेरिएशन हमेशा आपको मिलेगा देखने के लिए। तो ये सब चीजें जो है ना बेटा, ये एनसीईआरटी की स्टेटमेंट्स है जो आपको याद रखनी है, बिकॉज ये स्टेटमेंट्स आ सकती है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के अंदर। सो दैट इज व्हाई इन सारे टर्म्स को आपको क्लियर कट आपको याद रखना है। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, ठीक है। सो ये हमने यहाँ पे देख लिया, वी नो व्हाट इज सीड डोरमेंसी। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आपको दिख रहा है कमर्शियल लेवल पे यूज करना सीड डोरमेंसी को। आपने किया अपना डिहाइड्रेशन, आपने अपने सीड्स लाए, आपने उसे डिहाइड्रेट किया और मेरे सीड हो जाते हैं डोरमेंट। सो डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी ऑफ द मैच्योर सीड आर क्रूशियल फॉर द स्टोरेज ऑफ द सीड। ये करके आप सीड को स्टोर करके आप रख सकते हो, विच कैन बी यूज्ड एज अ फूड थ्रू आउट द ईयर। फिर आप उसे यूज करो थ्रू आउट द ईयर एज अ फूड, या फिर अगले साल आप इन्हें यूज कर सकते हो टू रेज द क्रॉप्स, या फिर आप अगले साल इन्हें यूज कर लो अपने क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। सो ये बात याद रखना। सो सीड डोरमेंसी हमारे लिए भी फायदेमंद होती है, मतलब हम यूज करते हैं उसे कमर्शियल बेनिफिट के लिए। दैट इज समथिंग आल्सो यू हैव टू नो। पता है आपने नोटिस किया होगा, अगर आप में से काफी लोग अगर फार्म
में देख चुके इसको काम करते हो, अगर आपने काम किया हो तो, कि जब वहां से हम सीड्स को लेके आते हैं ना तो उन्हें हम गीली जगह पे कभी नहीं रखते हैं। वी एंश्योर दैम कि आप उन्हें गीली जगह पे आप ना रखो, क्योंकि अगर आपने उन्हें गीली जगह पे आपने उन्हें रखा तो काफी लाइकली चांस है कि वो जर्मिनेट कर जाएंगे, और अगर वो जर्मिनेट कर गए देन वो आपके कोई काम के नहीं होंगे। एक रीजन ये भी होता है कि अगर आपने उन्हें गीली जगह पे आपने उन्हें रखा देन उनके अंदर फंगस लग सकता है। सो यू हैव टू डिहाइड्रेट, यू हैव टू ड्राई देम, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे डिहाइड्रेशन, एंड देन यू कैन स्टोर देम इन सर्टेन कंटेनर्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो इसको सर इनको ड्राई कैसे करेंगे? ये कमर्शियल तरीका होता है बेटा, वो ऐसे ड्रायर लेके वो लोग नहीं करेंगे, दे हैव अ कमर्शियल वे ऑफ डूइंग दैट एक्चुअली। सो इट इज इंडस्ट्रियल स्केल पे ये किया जाता है, राइट? जो छोटी कॉटेज इंडस्ट्री होती है ना वो एक्चुअली सीड्स को ओपन में रखती है, सनलाइट में रखती है, बट जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती है दे हैव देयर ओन लाइक प्लेसेस ओवर देयर जहाँ पे उसको लोग ड्राई करते हैं, ठीक है, एंड देन दे विल स्टोर देम, दे हैव अ वेल डिफाइंड प्लेसेस ओवर देयर। सो दिस इज माय सीड डॉर्मेंसी एंड या अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज माय योर डॉर्मेंसी को लेके एक बात करते हैं कि आपकी जो सीड डॉर्मेंसी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, आपके जो सीड डॉर्मेंट होते हैं वो आपके डॉर्मेंट रह सकते हैं एक सर्टेन टाइम के लिए। सो इफ द सीड इज गोइंग टू बी डॉर्मेंट, वो आपका डॉर्मेंट रहेगा कुछ टाइम के लिए। सो सम टाइम अ सीड कैन रिमेन डॉर्मेंट फॉर लेट्स से फॉर 4 to 5 years, या 5 से 6 साल के लिए डॉर्मेंट रह सकता है। लेकिन हमने कई बार ऐसे भी सीड डिस्कवर किए जो 2000 साल तक डॉर्मेंट रह सकते हैं, 10,000 साल तक डॉर्मेंट रह चुके थे। तो अभी हम यहाँ पे कुछ प्लांट्स की बात करेंगे जिनको हमने जब उनके सीड को ढूंढा था। सो देयर वर सम प्लांट्स, लाइक एक आपको प्लांट मिला था आर्कटिक रीजन के अंदर। सो लेट्स सी दैट प्लांट। सो देयर वाज वन प्लांट, आई वोंट से प्लांट, उसका सीड हमें मिला था फ्रॉम द आर्कटिक रीजन के अंदर से, और वो जो सीड था वो लगभग 10,000 साल पुराना था। इवन दो वो 10,000 साल पुराना था, उसको जब हमने कंडीशन फेवरेबल प्रोवाइड की, उसने वहां पे जर्मिनेट किया। सो लेट्स हैव अ लुक कि ये सीड हमने कहाँ से मिला था और ये प्लांट का नाम क्या था। सो प्लांट वाज माय लुपाइन प्लांट। सो देयर इज अ प्लांट कॉल्ड माय लुपाइन प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम है आपका यहाँ पे लुपिनस आर्क्टिकटस, राइट? सो इस प्लांट का जो सीड हमें मिला था दैट वी एक्चुअली फाउंड फ्रॉम द आर्कटिक टुंड्रा। सो आर्कटिक टुंड्रा से हमें इस प्लांट का सीड यहाँ पे मिला था, and that seed was around 10,000 years old, और उसके बावजूद वहां पे जर्मिनेट किया था। The seed germinated and flowered after an estimate record of 10,000 years of dormancy। तो इतने साल डॉर्मेंट रहने के बाद भी सीड जर्मिनेट किया था। तो हर एक सीड के साथ नहीं होता, बट कुछ सीड होते हैं जो ऐसा कर सकते हैं, इतने साल तक डॉर्मेंट रहने के बाद भी वो जर्मिनेट कर जाते हैं। तो आपको कितना, हाँ बेटा बोलो सर उनको कैसे पता लगा कि वो 10,000 years पुराना, मतलब एक तरीका होता है जिसे हम कहते हैं रेडियोकार्बन डेटिंग। उसके तरीके से, उसके थ्रू आप पता लगा सकते हो कि कोई सीड या कोई प्लांट या कोई फॉसिल कितना पुराना है। एक प्रोसेस होता है जिसे यूज करते हैं आपके, क्या नाम होता है उनका, पैलेंटोलॉजिस्ट, जो फॉसिल्स ढूंढते हैं ना। कार्बन डेटिंग करके एक तरीका होता है, तो उसके थ्रू आप पता लगा सकते हो कि ये चीज कितनी पुरानी है। तो वो करके वो पता लगाते हैं कि कितना साल पुराना है, ठीक है। एंड तब भी उन्होंने जब उसे जर्मिनेट कराया तो वो जर्मिनेट किया, एंड दैट वाज अ बिग थिंग। सो ये बात यहाँ पे आप याद रखना, ठीक है। सो दैट वाज वन ऑफ, सो ये एग्जांपल याद रखना है। कहानी तो अच्छी है लेकिन एग्जांपल याद रखना, एग्जाम में यही आएगा, एग्जांपल ही आएगा। सो प्लीज नो दैट, राइट। ये है वो प्लांट, अच्छा प्लांट है नहीं काफी अच्छा प्लांट है, ऑलराइट। Then you have one more example, that is example of a seed which was 2,000 years old। तो ये भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। एक recent record हमें जो मिला है यहाँ पे, जो है आपके यहाँ पे फिनिक्स डेक्टिलीफेरा का। सो एक प्लांट है आपका यहाँ पे फिनिक्स डेक्टिलीफेरा, इसका सीड मिला था। इसका सीड कहाँ से मिला था? जब खुदाई की जा रही थी, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, मतलब खुदाई करना आपके एक एरिया में किया था इन लोगों ने, दैट वाज नियर द किंग हेरोल्ड के पैलेस के पास, नियर द डेड सी। तो यहाँ पे जब आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन किया जा रहा था तब उन्हें एक सीड मिला। किसका सीड मिला? फिनिक्स डेक्टिलीफेरा का। और ये सीड कहा जाता है अराउंड 2,000 years ओल्ड था। ये सीड तो था आपका यहाँ पे 2,000 years ओल्ड था, और जब इसको जर्मिनेट कराया गया तो ये जर्मिनेट हुआ। जब इसको जर्मिनेट कराया गया तो ये जर्मिनेट हुआ और उसमें से भी प्लांट बना। तो आप देख सकते हो कि आपके प्लांट काफी लंबे टाइम के लिए डोमिनेंट कंडीशन में आपके रह सकते हैं। एग्जाम्पल याद रखना, फिनिक्स डेक्टिलीफेरा 2000 साल पुराना था, और आपका लुपिनस आर्क्टिकटस वाज माय 10,000 years ओल्ड, बट उसके बाद भी दे वर एबल टू जर्मिनेट।
So these examples should be clear to you, and because you will find them as a question in future. ठीक है, ये आपका डेट का पिक्चर लगा दें यहाँ पे. यहाँ पे ट्री का हमारे पास पिक्चर नहीं था तो हमने डेट का पिक्चर यहाँ पे लगा दिया, बिकॉज द कॉमन नेम ऑफ द प्लांट इज माय डेट पाम. दैट्स व्हाई. बताइए अक्षय कुमार, बताइए क्या सवाल है आपका? अच्छा नहीं, इसका आपका सवाल है. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. सर इसे खजूर भी कहते हैं. ऐसे खजूर भी कहते हैं, लेकिन वो जो प्लांट है ना डेट पाम वाला, वो I cannot say that khajur plant was actually a plant which can be consumed khajur plant, right? But हाँ ये it's a khajur in front of you, ठीक है? Okay. Right? तो ये हमने यहाँ पे देख लिया. तो that is the story of a seed. तो seed के बारे में इतनी कहानी आपको याद रखनी है. Seed dormancy क्या होती है? Seed को dormant करके हमें क्या फायदा मिल सकता है कमर्शियल लेवल पे, ये आप यहाँ पे याद रख लेना. Seed pore क्या होता है? What is a seed pore is going to be? Seed pore क्या होता है? These are the few things you have to know. अगर आपको इतनी बात याद रह रही है, आई डोंट थिंक आप यहाँ पे कोई क्वेश्चन मिस करोगे. कोई चांस ही नहीं क्वेश्चन मिस होने का अगर आपको ये चीज आपको याद रहती है तो. राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय फ्लावर, सॉरी लेट्स टॉक अबाउट माय फ्रूट. अब जब हम फ्रूट की बात करते हैं तो आप जानते हो कि आपका फ्रूट फॉर्मेशन आपका होगा ओवरी में से. सो बेसिकली ओवरी विल टर्न इनटू द फ्रूट. ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब ओवरी की जो वॉल होती है, ओवरी की वॉल जब वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है, उसको हम यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं. So ovary wall now will be called as my, जब वो फ्रूट में कन्वर्ट किया जाता है तो उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, that it the wall of ovary will have a term over here, and that term is called as my pericarp. So wall of ovary over here is called as my pericarp. ठीक है. अब ये जो मतलब बेसिकली आपकी जो फ्रूट की वॉल है ना, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ पेरिकार्प, राइट, जो आपकी कन्वर्ट हो चुकी है फ्रूट के अंदर. अब आपका जो पेरिकार्प यहाँ पे होता है वो आपका दो टाइप का हो सकता है. इधर इट कैन बी फ्लैशी और इट कैन बी ड्राई. आपका पेरिकार्प आपका हो सकता है फ्लैशी. फ्लैशी का सिंपल एग्जांपल मैं लिख सकता हूँ लाइक योर मैंगो. राइट, मैंगो इज द बेस्ट एग्जांपल. ये आप ले लो, आपका ऑरेंज आप यहाँ पे ले लो. राइट, सो दैट वाज एग्जांपल ऑफ माय फ्लैशी फ्रूट. और इट कैन बी ड्राई, और इट कैन बी ड्राई लाइक योर ग्राउंडनट. तो कोकोनट भी आता है. कोकोनट भी हो सकता है आपका यहाँ पे. यू कैन ऑल्सो हैव अ मस्टर्ड एज वेल. हमने तो वो एग्जांपल याद रखने पहले जो हमारे एनसीईआरटी के हैं, बाकी एग्जांपल जीके के लिए. सो ड्राई कोकोनट, ग्राउंडनट, आप ग्राउंडनट मस्टर्ड आपके यहाँ पे हो जाएगा. फ्लैशी के अंदर आपका मैंगो हो गया, ऑरेंज हो गया. गुआवा इज ऑल्सो एग्जाम्पल गिवन इन द एनसीईआरटी. तो ये आपके एनसीईआरटी, ये सारे आपके एग्जाम्पल आपको यहाँ पे याद रखने हैं, विच आर द एग्जाम्पल ऑफ माई लाइक अ फ्रूट विच कैन बी द ड्राई और अ फ्लैशी. राइट, पेरिकार्प हम बोलते हैं जब आपके ओवरी कन्वर्ट होता है फ्रूट के अंदर तो उसकी जो वॉल होती है उसको हम बोलेंगे पेरिकार्प. तो पेरिकार्प इधर मेरा फ्लैशी होगा या पेरिकार्प मेरा होगा यहाँ पे ड्राई. सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो. राइट, अगर आपका फ्रूट बनता है अदर देन द ओवरी, अगर आपका फ्रूट फॉर्मेशन के लिए ओवरी के अलावा आप और भी कुछ अगर आप वहां पे यूज करते हो देन उसको हम बोलते हैं वहां पे एज अ फॉल्स फ्रूट. अगर आपका फ्रूट बनाने में आपका सिर्फ अगर ओवरी इन्वॉल्व है तो उसे हम बोलेंगे वहां पे एज अ ट्रू फ्रूट. Such fruit are called as my true fruit. वैसे फ्रूट को हम बोलेंगे वहां पे एज अ ट्रू फ्रूट. राइट, तो चलो यहाँ पे एनसाइड में क्या लिखा है उसे हम देखते हैं यहाँ पे, और फिर फटाफट हमारे मेन टॉपिक पे हम लोग जंप करते हैं. सी, as ovules mature into seed, the ovary will develop into the fruit. We know that. Transformation of ovule into seed and ovary into fruit proceeds simultaneously. ये जो आपका इवेंट आपका होता है ये आपका simultaneously आपका हो रहा होता है. सीड भी बन रहा होता है, आपका फ्रूट भी बन रहा होता है आपका वहां पे. The wall of the ovary develops into a wall of a fruit called as my pericarp. ठीक है, the fruit may be fleshy like guava, orange and mango, or may be dry like your groundnut and your mustard. ठीक है, ये एग्जाम्पल पहले आपको जहन में याद रखना है, उसके बाद एडिशनल एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो. बट ज्यादा एग्जाम्पल यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन बन के आएगा. ओके, मेनी फ्रूट्स हैव इवॉल्व्ड मैकेनिज्म फॉर डिस्पोजल ऑफ सीड, वो हम जानते हैं. That is something we know कि वो disperse हो जाता है. Okay, in most plant by the time the fruit develops from the ovary, other floral parts also are going to degenerate. Simple सी बात है, जब आपका fruit develop हो रहा होता है तो आपके जो petals होते हैं, calyx होता है, वो आपका degenerate आपको वहाँ पे हो जाएगा. Right? However, in few species such as apple, strawberry and cashew, the thalamus also contributes to the fruit formation. तो ये बात याद रखना कि आपके एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैशू के अंदर आपका थैलेमस इन्वॉल्व होता है फॉर द फ्रूट फॉर्मेशन. एंड सच फ्रूट आर कॉल्ड एज माय फॉल्स फ्रूट. ऐसे फ्रूट को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ फॉल्स फ्रूट. सच फ्रूट्स ओवर देयर
are called as my false fruit. तो false fruit के एग्जाम्पल रखना, वो आपको डेफिनेशन तो पूछेंगे नहीं, बट आपको एग्जाम्पल आ सकते हैं या मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। तो एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैशू, तीनों फ्रूट आपने देखे हुए हैं और तीनों आर द एग्जाम्पल ऑफ माई फॉल्स फ्रूट, राइट। मोस्ट फ्रूट हाउएवर डेवलप फ्रॉम अ सिंगल ओवरी एंड दैट इज कॉल्ड माई ट्रू फ्रूट। तो ये बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक था यहाँ पे, एंड दैट इज समथिंग वी हैव कवर्ड। अब आएगा हमारे यहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट टॉपिक विल बी टॉपिक ऑफ माय एपोमिक्सिस। अब ये टॉपिक करने के पहले मेरे पास आपके कुछ सवाल है, मेरे पास कुछ सवाल है, उसके आप आंसर दो मुझे यहाँ पे फटाफट। सो मुझे बताइए, हैंड रेस करके इसका आंसर आपको देना पड़ेगा कि आपका सीड पोर जो होता है, जिसको हम इवन कहते हैं एज अ माइक्रोपाइल पोर, इसका काम क्या होता है? हैंड रेस करो फटाफट, क्विकली रेज योर हैंड बिफोर मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जल्दी से। सो बताइए बताइए बताइए, कौन बताएगा इसका आंसर? जानवी आप बताइए, व्हाट इज माय सीड पोर इज नोन फॉर? So seed पोर वाटर अब्सॉर्ब करता है एंड ऑक्सीजन लेता है और सीड को जर्मिनेट करने में मदद करता है। राइट, तो सीड पोर यहाँ पे जर्मिनेट करने में यहाँ पे आपको मदद करेगा, ठीक है, राइट। देन टेल मी कमर्शियल एडवांटेज, सीड डॉर्मेंसी का कमर्शियल एडवांटेज क्या होता है? हर्षदा बताओगे आप? हर्षदा इज नॉट देयर। अच्छा, अर्चना बताइए, सीड डॉर्मेंसी का कमर्शियल इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्या होता है? कमर्शियल मतलब हमें क्या फायदा होता है? बोलो। वे डिफरेंट पार्ट्स में जाकर जर्मिनेट कर सकता है, और अब ओके आप मुझे सीड डिस्पर्सल समझा रहे हो ओवर हियर। जो आपका सीड डिस्पर्सल वाला चीज में सही है वो चीज, ये हम बात करें सीड डॉर्मेंसी का कमर्शियल फायदा, मतलब हमें कैसे फायदा होता है इसका। अक्षर आप बताइए, क्या होता है इसका हमें फायदा, कैसे हो सकता है? सर हम इसको ज्यादा टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। राइट, तो अगर मुझे सीड को ज्यादा टाइम के लिए स्टोर करना होगा तो मैं जनरली कौन से दो चीजें वहां पे करता हूँ, या क्या एक प्रोसेस में वहां पे करता हूँ जिससे मैं उसे लंबे टाइम के लिए स्टोर कर सकूं? डिहाइड्रेशन। हाँ जी, मैं करूंगा मेरा वहां पे डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन करने के बाद आपको दो फायदे यहाँ पे हो जाते हैं। एक तो आप सीड को स्टोर कर सकते हो लंबे टाइम के लिए कंज्यूम करने के लिए, और दूसरी चीज आप इसे रख सकते हो ताकि आप फिर इसको बाद में यूज कर सको फ्लावर को, लाइक एक प्लांट को जर्मिनेट कराने के लिए। सो बोथ द थिंग्स कैन बी डन ओवर हियर। सो ये एक चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है, राइट। फ्रूट के डिस्पर्सल का एडवांटेज क्या होता है याद रखना, ताकि आप दूसरी जगह पे जाके आप कोलोनाइज कर सको नए एरिया को लेके। सो ये बड़ी ही सिंपल चीजें हैं, ये सारी ऐसी चीजें जो आप अंदर के अंदर भी आप डिस्कस कर सकते हो, व्हाट इज द एडवांटेज ओवर देयर, राइट। अब एक और मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आपका न्यूली फॉर्म प्लांट बनता है तो न्यूली फॉर्म प्लांट कुछ दिनों तक बिना फोटोसिंथेसिस के सर्वाइव कर जाता है, ऐसा क्यों हो पाता है? सो अगेन फॉर दिस यू हैव टू रेज योर हैंड। हर्षदा बताइए, व्हाई अ न्यूली फॉर्म प्लांट इज एबल टू सर्वाइव विदाउट फोटोसिंथेसिस? क्योंकि वो मतलब योल को भी कंजर्व कर लेता है। नहीं, यॉक था बेटा, वो एनिमल्स के लिए था, प्लांट के लिए यॉक नहीं आएगा, उसको कुछ और आएगा, बताओ। एंडोस्पर्म, न्यूसेलस एंड राइट, एंडोस्पर्म, न्यूसेलस, कॉटिलन आप सब कंज्यूम कर रहे हो, और इसलिए आपके पास इनफ न्यूट्रिएंट है कि आप 2-4 दिन बिना खाने के आप रह सकते हो। उसके बाद आपको करना पड़ेगा आपको वहां पे फोटोसिंथेसिस। सो दीज आर ऑल स्मॉल स्मॉल थिंग्स, सिंपल थिंग्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर, राइट। अब यस सर, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। हाँ कोई नहीं, अब बात करते हैं हमारे यहाँ पे एपोमिक्सिस को लेके। सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर इज गोइंग टू बी एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस के पहले एक बात याद रख लो, there's a term known as my parthenocarpy, which is a very simple term. Parthenocarpy simply means what? Formation of fruit, formation of fruit Without fertilization. without fertilization, बस without fertilization। इसको हमें ज्यादा इसमें डिटेल में जाना नहीं है, that's the one thing you have to first of all know the definition. Formation of fruit without fertilization, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पार्थेनोकार्पी, इसको हम बोलते हैं एज अ पार्थेनोकार्पी। सो यहाँ पे आपको मिलता है आपके सीडलेस फ्रूट, हियर यू विल फाइंड देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ सीडलेस फ्रूट। तो यहाँ पे आपको बनेंगे, आपको मिलेंगे यहाँ पे आपके कई सारे टोमेटो, सीडलेस, अरे टोमेटो में तो होता है बनाना। नहीं, पार्थेनोकार्पी भी होता है ना, वो सीडलेस टोमेटो एग्जांपल। हम जो कंज्यूम करते हैं उसमें वी हैव द सीड्स, वी हैव द सीड्स द टोमेटो हम व्हिच वी कंज्यूम करते हैं उसमें नहीं होता, मतलब वो पार्थेनोकार्पी might be a parthenocarpic fruit, yes।
सर हाँ बेटा रुको, बनाना एक एग्जाम्पल आपका हो गया, 2 एग्जाम्पल यार को पहले तो बनाना और आपकी ग्रेप्स आप लिख लो यहाँ पे। अगेन Yes, ग्रेप्स sir. का आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा हूँ, वो इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज दे आर एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, यू हैव टू नो देम फर्स्ट ऑफ ऑल। सर पपाया सर ग्रेप्स में होते नहीं है। पपाया डू हैव अ सीड, पपाया में सर भी हो ग्रेप्स सकता में है भी सर। तो होते हैं सीड। ग्रेप्स में यू डोंट हैव अ सीड, ग्रेप्स में आपको सीड नहीं मिलेंगे, सम ग्रेप्स माइट हैव सीड बट मेजॉरिटी ऑफ द ग्रेप्स डोंट हैव सीड्स, so that's why they also come example of my seedless fruit. So सर पपाया पपाया में सीड सर, होते पपाया- हैं, अरे पपाया में सीड होते हैं, you do have a seed over there, right? सर जो खुद कल्चर करके बनाते हैं सीडलेस, उनका एग्जांपल ले सकते हैं, उनका नहीं लेंगे। अभी तुम वही एग्जांपल लोगे जो तुम्हारा इनसाइड वाला एग्जांपल है, राइट? प्लीज मेक श्योर यू डोंट टेक सम रैंडम एग्जांपल एंड गेट योरसेल्फ कंज्यूम। एग्जाम में जब क्वेश्चन आ रहा है तो आपने बनाना को ही टिक करना है, उसके सामने कुछ और लिखा हुआ और उसको टिक नहीं करना है आपने। दैट इज व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन दिस एग्जांपल, ठीक है? यू हैव मल्टीपल एग्जांपल्स, याद रखना आपके मल्टीपल एग्जांपल होता है आपके पाथ में प्रूफ के, लेकिन आपको कुछ ही याद रखना है क्योंकि हमें नीट के एग्जाम के अंदर ये हमारा क्वेश्चन अगर आए तो हम उसे सॉल्व कर पाए इसलिए, right? So that's why I am restricting yourself to couple of example only, right? So these are my seedless fruit. इसकी definition आपको याद रखनी है, you don't get many complex thing out of it. Let's understand what is my apomixis. ये हम यहाँ पे समझते हैं। सर हाँ बेटा बोलो। सर पैटर्न काफी हाँ बोलो, पानी में बनते हैं। आवाज कट गई बेटा आपकी, वापस बोलना। सर पैटर्न काफी फ्रूट्स नेचुरली भी बनते हैं या फिर आर्टिफिशियली बनाए जाते ये हैं? नेचुरली भी बन सकते हैं आपके, और आपके कमर्शियली जो बनाए जाते हैं आपके आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, राइट? सो यू कैन यूज सम हार्मोन्स एंड यू कैन इंड्यूस द पार्थेनोकार्पी, बट पार्थेनोकार्पी आपको नेचर में भी देखने के लिए मिलता है जो अपने आप से हो रहा होता है, ठीक है? बट यस, जो कमर्शियल फ्रूट्स आप यूज करते हो वो आपके लाइक यू यूज सम हार्मोन्स एंड देन यू प्रमोट पार्थेनोकार्पी, वो आप कर सकते हो, ठीक है? चलो, तो सर जो वो वाले फ्रूट्स होते हैं वो हमारे लिए हानिकारक नहीं होते? नहीं होते, कुछ नहीं होता, ठीक है? Good choice. हानिकारक हार्मोन से नहीं बनते, हानिकारक वो होते हैं जब आप पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर आप यूज करते हो, दैट मेक्स फ्रूट एंड वेजिटेबल हानिकारक, राइट? Generally when you use a hormone in a certain amount to induce parthenocarpy, that is not harmful, but when you use some other products like fertilizers and excess of pesticides, then it becomes a matter of concern, ठीक है? अब देखो यहाँ पे हम समझते हैं apomixis. The apomixis की अगर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, so it simply means formation of seeds without fertilization. अब इसको पहले ध्यान से सुनो मेरी बात, राइट? सो सिंपल लैंग्वेज में हम इसे बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एज माय एपोमिक्सिस. एपोमिक्सिस बेसिकली आपका यहाँ पे क्या है ना, इट इज अ टाइप ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इट इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction जो मिमिक करता है, जो दिखता है या जो तरीका ऐसा दिखाता है, which is look like a sexual reproduction, which mimics sexual reproduction. अब इसको हम थोड़ा एग्जांपल लेके यहाँ पे समझते हैं कि हम यहाँ पे बात करें एपोमिक्सिस के बारे में, जहां पे क्या हो रहा है, आपका सीड फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट अ नीड ऑफ फर्टिलाइजेशन. अब आप इसको इमेजिन करो कि आपके पास एक प्लांट है, प्लांट के ऊपर कोई पोलन ग्रेन आके नहीं बैठा, तब भी आपको ओवल के अंदर आपको सीड फॉर्मेशन आपको हो गया, तब भी आपका प्लांट के अंदर आपके ओवरी के अंदर आपका सीड फॉर्मेशन आपका वहां पे हो रहा है. अगर ऐसी चीजें आपको होते हुए मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज माय एपोमिक्सिस. इसको हम एक बार फिर समझते हैं. लेट्स टेक एग्जांपल ओवर हियर. अज्यूम करो कि यू हैव अ पिस्टिल ओवर हियर, राइट? यू हैव अ पिस्टिल, अंदर आपका यहाँ पे होगा ओव्यूल, अंदर यू हैव अ ओव्यूल ओवर हियर, राइट? अंदर आपका यहाँ पे ओव्यूल है, ठीक है? अंदर आपका ओव्यूल है आपका यहाँ पे, और आपका एम्ब्रियो सैक यहाँ पे बन चुका है. आप अपना यहाँ पे आप एम्ब्रियो सैक आप यहाँ पे बना चुके हो, लेकिन यहाँ पे जो एम्ब्रियो सैक बना है वो थोड़ा अलग तरीके से बना है. यहाँ पे जो एम्ब्रियो सैक बना है वो थोड़ा अलग तरीके से बना है. देखो अब यहाँ पे होता क्या है. अज्यूम करो कि यू हैव अ मेगास्पोर मदर सेल, you have your megaspore mother cell,
और ये जो मेरा मेगास्पोर मदर सेल है यहाँ पे, जो आप जानते हो कि हमेशा आपका रहता है डिप्लॉइड सेल। अब आप सोचो कि जो मेरा मेगास्पोर मदर सेल है यहाँ पे, उसने किया यहाँ पे कोई भी रिडक्शन डिवीजन उसने नहीं किया। उसने क्या किया यहाँ पे, उसने किया माइटोसिस डायरेक्टली, उसने किया माइटोसिस, और माइटोसिस करने के बाद उसने आपको बना के दिया आपका पूरा एम्ब्रियो सैक। उसने पूरा के पूरा अपना यहाँ पे एम्ब्रियो सैक बना के दिया। तो यहाँ पे क्या नहीं हुआ, यहाँ पे आपका रिडक्शन डिवीजन हुआ ही नहीं। आपका जो मेगास्पोर मदर सेल था उसने यहाँ पे किया माइटोसिस, दैट मीन्स नो रिडक्शन डिवीजन वाज सीन, नो रिडक्शन डिवीजन वाज सीन। यहाँ पे कोई रिडक्शन डिवीजन हुआ ही नहीं आपका, यहाँ पे नहीं किया ना आपने मियोसिस, यहाँ पे देयर वाज नो रिडक्शन डिवीजन वाज ऑब्जर्व, कोई रिडक्शन डिवीजन आपका यहाँ पे हुआ ही नहीं। अब इससे क्या होगा, जो आपने यहाँ पे एम्ब्रियो सैक बनाया, सुन लो, जो आपने यहाँ पे एम्ब्रियो सैक आपका यहाँ पे बनाया, उसके अंदर सारे सेल्स मेरे यहाँ पे डिप्लॉयड होंगे। ऑल द सेल्स इन द एम्ब्रियो सैक इज गोइंग टू बी डिप्लॉयड। सो सारे जो सेल्स मेरे यहाँ पे वो सारे डिप्लॉयड होंगे। इसका मतलब मेरा जो एग होगा यहाँ पे, वो भी मेरा यहाँ पे डिप्लॉयड होगा। मेरा जो एग यहाँ पे अगर होगा मेरे पास अंदर, so that egg is also going to be diploid. So now you have a diploid egg. Now you have an egg which is my diploid egg. तो आप मेरे पहली बात यहाँ पे समझो कि आपने डिप्लॉयड एग यहाँ पे बनाया कैसे बनाया। आपका जो मेगास्पोर मदर सेल था उसने मियोसिस नहीं किया, रादर उसने किया माइटोसिस, और माइटोसिस करके उसने आपको बना के दिया आपका पूरा के पूरा एम्ब्रियो सैक। अब अगर आप माइटोसिस करके अगर आप एम्ब्रियो सैक बना रहे हो, तो सारे सेल्स जो एम्ब्रियो सैक के अंदर होंगे वो आपके होंगे डिप्लॉयड। इसका मतलब ये भी होता है कि यू विल हैव अ डिप्लॉयड एग। तो इस तरीके से आपका पूरा डिप्लॉयड स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे बन चुका है। अब ये जो मेरा डिप्लॉयड एग होता है ना, ये सडनली इट विल टर्न इनटू लाइक एम्ब्रियो, ये आपका एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और आपका जो ओव्यूल होता है दैट विल टर्न इनटू द सीड, और इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ एपोमिक्सिस। दिस इज व्हाट यू कॉल इट एज एपोमिक्सिस, कि आपका विदाउट एनी नीड ऑफ अ पोलन ग्रेन, बिना कोई पोलन ग्रेन के रिक्वायरमेंट के, बिना कोई मेल गैमेट के, बिना कोई फर्टिलाइजेशन के, व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, कि आपका जो यहाँ पे एग था दैट एग विल टर्न इनटू द एम्ब्रियो, ये सडनली इट विल टर्न इनटू द एम्ब्रियो, और जैसे ही एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे ही एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, आपको क्या मिलेगा, आपका जो ओव्यूल होगा यहाँ पे दैट विल टर्न इनटू द सीड। आपका ओव्यूल डायरेक्टली विल टर्न इनटू द सीड, और बिना किसी फर्टिलाइजेशन के आपका यहाँ पे सीड बन चुका है। दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन द एपोमिक्सिस, कि ना ही आपको यहाँ पे पोलन ग्रेन की जरूरत पड़ी, ना ही कोई मेल गैमेट की आपको यहाँ पे जरूरत पड़ी, बिना दोनों के आपका यहाँ पे सीड आपका बन चुका है। यू हैव सीन द सीड फॉर्मेशन हैज टेकन प्लेस। अगर ऐसा होते हुए अगर आपको प्लांट में मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज माय एपोमिक्सिस। सो इसलिए हम इसे बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, क्योंकि आ ही नहीं रहा ना कुछ यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करने के लिए। इवन विदाउट दैट द सीड्स आर बीन फॉर्म्ड, ठीक है। और जनरली आपको क्या मिलता है पता है यहाँ पे देखने के लिए, कि आपका जो एम्ब्रियो सैक यहाँ पे बनता है ना वो डिप्लॉयड होता है, और जो आपका मेगास्पोर मदर सेल आपका जो होता है यहाँ पे वो रिडक्शन डिवीजन नहीं करता, वो करता है माइटोसिस टू गिव मी द डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक, और उसके अंदर हर एक चीज आपकी डिप्लॉयड होती है, इवन योर एग इज डिप्लॉयड। आपको याद ही रखना है कि जो एग होता है ना आपका डिप्लॉयड, वो आपका अपने आप से एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने लगता है, बिना किसी रिक्वायरमेंट के, बिना किसी चीज के, वो अपने आप से खुद से ही एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने लगता है, एंड दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन द एपोमिक्सिस। क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है, ये वाली कहानी आपको समझ आ रही है यहाँ पे, पहले ये बताओ। नहीं आ रहा तब भी बता दो कि सर नहीं आ रहा, रिपीट करना है, बता दो मुझे, समझा दो। देखो इसमें होता क्या है, एक बार फिर आप इसे आराम से सुनो। समझो आपके पास है यहाँ पे, यू हैव योर मेगास्पोर मदर सेल, राइट। आप जानते हो कि जनरली क्या करते हैं ये लोग, ये करते हैं मियोसिस, और उससे आपको मिलते हैं 4 मेगास्पोर आपको मिलते हैं हैप्लॉइड वाले। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके जो मेगास्पोर मदर सेल आपके पास है यहाँ पे खड़ा हुआ, दिस विल अंडरगो, ये आपका सिंपली करेगा आपके यहाँ पे माइटोसिस, और माइटोसिस करके आपको बना के देगा आपका एक एम्ब्रियो सैक। नाउ इट विल डायरेक्टली गिव यू द एम्ब्रियो सैक, पूरा आपको ये एम्ब्रियो सैक आपके यहाँ पे बना के आपको यहाँ पे दे देगा, राइट। कैसे बनाया इसने, वाया माइटोसिस। अब सिंपल सी बात है बेटा, अगर आप माइटोसिस करके अगर आप एम्ब्रियो सैक बना रहे हो, सो ऑल द सेल्स ओवर देयर आर गोइंग टू बी डिप्लॉयड। आपके यहाँ पे सिनर्जिड सेल भी आपके डिप्लॉयड होंगे, ठीक है, दे आर आल्सो गोइंग टू बी डिप्लॉयड। इवन आपका जो एग यहाँ पे होगा, एग भी आपका यहाँ पे डिप्लॉयड होगा, राइट। अभी हम बाकी सारे सेल बनाएंगे नहीं, वो भी होते हैं आपके यहाँ पे, लेकिन हम उन्हें बनाएंगे नहीं, हम बस हमारे एग को बनाते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे मेरा एग मेरा यहाँ पे डिप्लॉयड मेरा यहाँ पे बन चुका है, राइट। अब क्या होगा, अब सडनली आपका जो एग होगा इट विल टर्न इनटू द एम्ब्रियो। सडनली क्या होगा, आपका जो डिप्लॉयड एग है इट विल टर्न इनटू द एम्ब्रियो,
और यहाँ पे आपका ये जो एग होगा ये आपका एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा. सो नाउ दिस एग नाउ विल टर्न इनटू द एम्ब्रियो. ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा एग था अब ये मेरा सडनली डिवाइड करता है, रैपिडली करता है मेरा माइटोसिस बिना किसी फर्टिलाइजेशन के बिना कोई मेल गैमेट के. इट विल टर्न इनटू द एम्ब्रियो. ऑब्वियस बात है, एम्ब्रियो मेरा डिप्लॉयड होगा. अगर मेरा एग यहाँ पे डिप्लॉयड था तो मेरा एम्ब्रियो भी मेरा यहाँ पे डिप्लॉयड ही होगा. और जैसे ही मेरा यहाँ पे एम्ब्रियो बन जाता है ना, जैसे मेरा एम्ब्रियो बन गया, आपके ओव्यूल को पता चलता है कि उसे सीड में कन्वर्ट हो जाना है. योर ओव्यूल अंडरस्टैंड्स कि जैसे ही एम्ब्रियो बनने लगता है ओव्यूल को पता चलता है नाउ इट हैज टू कन्वर्ट इनटू अ सीड. एंड नाउ व्हाट आई विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर इज कि आपका यहाँ पे जो सीड होगा इट विल टर्न इनटू योर आपका जो ओव्यूल यहाँ पे होगा इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग द सीड कोड. आपके सीड कोड यहाँ पे बन जाएंगे एंड सडनली योर ओव्यूल विल टर्न इनटू द सीड. और ये जो इवेंट यहाँ पे हुआ इसको ही हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, और इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ एपोमिक्सिस. और एपोमिक्सिस एक तरीके से देखा जाए इट्स अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बिकॉज यहाँ पे कोई आ ही नहीं रहा ना, कोई मेल गैमेट कोई कुछ आ ही नहीं रहा यहाँ पे, अपने आप से आपके नए एम्ब्रियोज आपके यहाँ पे बन रहे. सो इट्स अ काइंड ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच मिमिक्स द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है. और याद रखना यहाँ पे जो आपको नया प्लांट मिलेगा, यहाँ पे जो आपको प्रोजेनी मिलेंगे दे आर गोइंग टू बी आइडेंटिकल टू द मेन प्लांट. जो आपके जो पेरेंट प्लांट था उससे वो आइडेंटिकल यहाँ पे होंगे. आई होप ये बात आप समझ पाओगे क्योंकि सब सेम ही है ना. यस सर. से आपका नया प्लांट बन रहा है. सो याद रखना यू विल हैव द न्यू प्रोजेनी. ये याद रखना न्यू प्रोजेनी is identical to the parent, is identical to parents. तो ये पहले कहानी का पार्ट आपको यहाँ पे याद रखना है. दैट इज वन थिंग यू ऑल हैव टू रिमेंबर इन दिस. तो पहले आप ये बात याद रखना है यहाँ पे. आई होप यहाँ तक चीजें आपको क्लियर है. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. यस सर. ठीक है, यस सर. एक और चीज हम यहाँ पे समझते हैं. अब एक और चीज तो ये तो चलो हमने यहाँ पे देख लिया. एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच मेक्स द, यहाँ पे सेक्सुअल आएगा, or sexual reproduction which means the sexual reproduction. There are several ways of development of the apoptotic seed. In some species, a diploid egg cell is formed without reduction division and develops into an embryo without fertilization. So that is something I have discussed. जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है. ठीक है, अब एक चीज आप यहाँ पे समझो. It is assured reproduction in the absence of pollinator. तो यहाँ पे reproduction आपको हो रहा है बिना किसी pollinator के presence में. Such as in an extreme environment. So अगर extreme environment में अगर आपके इस तरीके से अगर आपके बनने लगे ना seeds, that's quite important, that's quite helpful कि बिना किसी pollinator के आप यहाँ पे आप seed बना पा रहे हो. अब यहाँ पे इसके कहानी का दूसरा पार्ट समझो. अब यहाँ पे आपको थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा. हम लोग काफी ज्यादा हाइब्रिड वेराइटीज हम यूज करते हैं. वी यूज अ हाई अमाउंट ऑफ हाइब्रिड वेराइटीज. हम कई सारी हाइब्रिड वेराइटीज को हम यूज करते हैं. प्लांट्स की कई सारी हाइब्रिड वैरायटीज हम यूज करते हैं. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. समझो मेरे पास है, मैं एक फार्मर हूँ और मेरे पास एक हाइब्रिड वैरायटी है टमाटो की जो मैं मार्केट से लेके आया था. ठीक है, मार्केट मतलब मैंने एक लैब से लेके आया था. समझो ये मेरे पास एक टमाटो का प्लांट है, राइट, और ये एक हाइब्रिड प्लांट है. टमाटो का प्लांट है मेरा यहाँ पे और ये मेरा हाइब्रिड प्लांट है. ओके, इट्स अ हाइब्रिड प्लांट. तो इसमें हाइब्रिड वाली क्या बात है पहले मैं आपको ये समझा दूं. इसका फायदा क्या है. हाइब्रिड प्लांट का मतलब ये होता है बेटा कि इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं. हाइब्रिड प्लांट का मतलब ये होता है कि इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स मिलेंगे अलग अलग प्लांट्स के. तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरे पास एक टमाटो प्लांट है, अगर मेरे पास एक टमाटो प्लांट है यहाँ पे, और अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरा हाइब्रिड प्लांट है, तो इसके अंदर क्या कैरेक्टर मुझे मिलेंगे यहाँ पे वो मैं आपको बताता हूँ. इसके अंदर मुझे मिल सकते हैं कैरेक्टर लाइक योर large fruit size. It can have a character like your large fruit size. मतलब जो साइज होगा ना टमाटो का वो काफी यहाँ पे बड़ा होगा. एक ये चीज मुझे यहाँ पे मिल सकती है. It will have a large fruit size. एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यहाँ पे हो सकता है जैसे कि the plant is pest resistant. पेस्ट रेजिस्टेंट लिखने का मेरा रीजन यहाँ पे ये है कि अगर ये प्लांट के ऊपर कोई इंसेक्ट आके बैठता है तो वो मर जाएगा या इंसेक्ट इसे खा नहीं पाएगा. दैट इज कॉल्ड एज माय पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट. तो ये कुछ कैरेक्टर है जो मुझे इस प्लांट में देखने के लिए मुझे मिल रहा है. सो दीज आर सम कैरेक्टर व्हिच आई फाइंड इन दिस प्लांट. तो ये दो कैरेक्टर मुझे इस प्लांट में दिख रहे हैं और ये मेरा हाइब्रिड टमाटो वाला प्लांट.
क्या इतनी बातों में आपको मेरी समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ तक का राइट? अब एक और चीज यहाँ पे सुनो, ऐसे प्लांट बनाने, बोलो बेटा क्या कह रहे हो आप, बताओ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास टोमेटो प्लांट है, एक हाइब्रिड टोमेटो प्लांट है, इसके पास दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसके अंदर है। एक है मेरा लार्ज फ्रूट साइज और इट हैज इट इज गोइंग टू बी पेस्ट रेजिस्टेंट। पेस्ट रेजिस्टेंट का मतलब यहाँ पे होता है कि इसके ऊपर कोई इंसेक्ट आके बैठेगा तो उसे खाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, इंसेक्ट इसे खा नहीं पाएगा। तो ये दो कैरेक्टर्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। अब आप समझो इस बात को, ऐसे प्लांट के सीड्स बनाए जाते हैं, ऐसे प्लांट्स के आप बनाते हो हाइब्रिड सीड्स, ऐसे प्लांट के आप हाइब्रिड सीड्स आप बनाते हो लैब के अंदर। अब मेरी बात पहले सुन लो यहाँ पे, फिर क्वेश्चन पूछना। यू हैव अ हाइब्रिड सीड्स व्हिच हैव बीन फॉर्म्ड एंड दे आर फॉर्म्ड इन द लैब्स, ठीक है। अब जब आप ये सीड्स बनाते हो तो ये सीड्स बनाने का खर्चा होता है, ये सस्ते नहीं होते, आप खर्चे लाइक महंगा काम होता है ये। अज्यूम करते हैं कि लेट्स से अपूर्वा इज हैविंग अ लैब एंड शी मेक्स सच सीड्स, राइट? सो दे आर गोइंग टू बी एक्सपेंसिव, हाइब्रिड सीड्स आर गोइंग टू बी एक्सपेंसिव, ठीक है। अब आपको एक बात बताओ, अगर मैं एक फार्मर हूं तो क्या मैं एक्सपेंसिव सीड्स ऐसे मैं बार बार खरीद सकता हूँ या नहीं खरीद सकता? मुझे ये बताओ। नहीं खरीद सकता मैं एक फार्मर हूं, मैं बार बार जाके ऐसे सीड्स खरीद नहीं सकता, ठीक है। अब ये सीड्स आपने एक फार्मर, चलो एक बार आके खरीद लिया, फार्मर आया और उसने एक टाइम खरीद लिया और उसने वहां पे उसे ग्रो किया तो उसे फायदा मिलेगा, सिंपल सी बात। उसे क्या फायदा मिलेगा? दैट ही विल गेट अ हाइब्रिड प्लांट, उसे हाइब्रिड प्लांट वहां पे बनते हुए आपको वहां पे मिल जाएगा, राइट? इस प्लांट का फायदा क्या होता है, आप फायदा समझो। एक तो फ्रूट का साइज बड़ा है और अगर मैं ऐसे प्लांट को ग्रो करूंगा तो मुझे पेस्टिसाइड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही मुझे यहाँ पे पेस्टिसाइड यूज करने पड़ेंगे, और मेरा प्लांट का जो फ्रूट साइज होगा वो भी आपको मुझे यहाँ पे काफी अच्छा मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। तो कमर्शियली मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा फायदा हो रहा है, ठीक है। तो क्या आपको यहाँ पे फायदा समझ आ रहा है? इज द फायदा क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। अब एक बात आप यहाँ पे याद रखना कि अगर ऐसे प्लांट, सोचो आप, अगर ऐसे प्लांट खुद से ही एपोमिक्सिस करना चालू करें, अगर ऐसे प्लांट खुद से ही एपोमिक्सिस करना चालू करें तो मुझे तो डबल फायदा होगा। डबल फायदा मतलब मुझे बार बार सीड खरीदने जाना नहीं पड़ेगा ना। सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, पीपल आर ट्राइंग टू मेक हाइब्रिड प्लांट्स, लोग कोशिश करें ऐसे हाइब्रिड प्लांट बनाने की जो कर सके खुद से एपोमिक्सिस, so that they can carry out apomixis. So you can actually trigger such, you can make such hybrid plant which can carry out apomixis, जो एपोमिक्सिस खुद से कर सके। अगर वो खुद से एपोमिक्सिस कर पा रहे तो आप सोचो मेरे को हमेशा सीड मिलेंगे, हमेशा मुझे अपने खेत से ही सीड मुझे मिल जाएंगे, मुझे कहीं से लाना नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऑल द सीड्स आर गोइंग टू बी आइडेंटिफाइड वन। बेटा इसका माइक ऑन है, मोनिका आपका माइक ऑन है बेटा। सो व्हाट विल बी हैपनिंग, अगर आप यहाँ पे एपोमिक्सिस अगर ये प्लांट खुद से करेगा, सो दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे विदाउट फर्टिलाइजेशन देयर विल बी सीड फॉर्मेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन यहाँ पे मेरा सीड फॉर्मेशन मेरा हो जाएगा यहाँ पे। और अगर मुझे यहाँ पे सीड फॉर्मेशन मुझे मेरा हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो इसका तो मुझे फायदा ही होगा ना, इन्हीं सीड्स को मैं यूज करूंगा और प्लांट्स ग्रो करने के लिए। सो एज अ फार्मर मुझे यहाँ पे बड़ा ही फायदा हो सकता है अगर मेरे हाइब्रिड प्लांट खुद से सीड वहां पे बनाने लगे। सो राइट नाउ पीपल आर ट्राइंग टू मेक सच प्लांट्स व्हिच कैन मेक देयर ओन सीड विदाउट अ नीड ऑफ फर्टिलाइजेशन, दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। और यही चीज आपको यहाँ पे समझनी है कि यहाँ पे एक फार्मर को क्या फायदा मिल सकता है, ठीक है। तो क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सवाल क्या आपका यहाँ पे? अब बताओ सवाल क्या है, जल्दी बताओ सवाल क्या है। जो वो बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनाएंगे तो सर फ्रूट बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा फ्रूट? क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? बनेगा, बिल्कुल बनेगा ना, फ्रूट तो बनेगा ना आपके यहाँ पे। समझो आपका टमाटो प्लांट है, राइट? टमाटो के अंदर आपके सीड्स होंगे। अब जब मैं वो सीड निकाल के जर्मिनेट करूंगा तो फ्रूट तो बनेगा ही ना, उसमें से जो प्लांट बनेगा उसमें भी फ्रूट बनेगा। फ्रूट तो बनेगा, फ्रूट क्यों नहीं बनेगा? फ्रूट तो बनना है यहाँ पे, बिकॉज सी सब कुछ सेम है ना। यहाँ पे भी आपका फ्लावर बनेगा, ओवरी बनेगा, ओवरी विल टर्न इनटू अ फ्रूट, ओवरी विल टर्न इनटू अ सीड। द ओनली थिंग इज विदाउट नीड ऑफ फर्टिलाइजेशन आपका यहाँ पे सीड बन जाए। फ्रूट तो आपका बनना ही है, फ्रूट तो आपका बनना ही है इसके अंदर, ठीक है। बट द ओनली थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज दैट यहाँ पे आपको फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ रही, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे फायदा होगा, क्योंकि आपके जितने भी आप प्लांट्स बनेंगे ना, जितने भी आपके प्लांट्स आप ग्रो करोगे, सारे के सारे मेरे हाइब्रिड प्लांट्स होंगे। ऑल ऑफ देम विल बी माय हाइब्रिड प्लांट
और इसके लिए मुझे बार बार जाना नहीं पड़ेगा मुझे अपूर्वा के पास नए सीड्स खरीदने के लिए, और मैं जा भी नहीं सकता बिकॉज दे आर टू एक्सपेंसिव एंड आई एम जस्ट अ फार्मर, मैं इतना खर्चा नहीं कर सकता, राइट? सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। सर जितने भी एक एक करके पूरा, पहले आप बताओ आपका क्या सवाल है? सर एपोमिक्सिस तो ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन में होती है ना, फिर उसे ट्रिगर करने के लिए हाइब्रिड वाले को ऐसा देना पड़ेगा इमरजेंसी सिचुएशंस में? नहीं। सो हाँ, अब ट्रिगर यहाँ पे काफी अलग अलग होते हैं। ट्रिगर को मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ पे दूंगा। ट्रिगर कई बार आपके यहाँ पे इस तरीके से होते हैं दैट यू ऐड सर्टेन प्रोटीन्स इन द प्लांट, और वो प्रोटीन सिमिलर होते हैं उस प्रोटीन से जो एक्चुअली ट्रिगर करते हैं गैमेट फॉर्मेशन, या वो उस प्रोटीन से सिमिलर होते हैं जो ट्रिगर करते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो आप ऐसे प्रोटीन वाले आप प्लांट बनाते हो, आप ऐसे प्लांट बनाते हो बेटा, ये बहुत जेनेटिक लेवल पे होता है काम। आप ऐसे प्लांट बनाते हो जिसके अंदर कुछ ऐसे जीन्स होंगे जो वो प्रोटीन बनाएंगे, और वो प्रोटीन जाके ट्रिगर करेगा एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन द एग, और उस तरीके से फिर आप वहां पे अपना जैसे एम्ब्रियो बन जाता है तो तुरंत आपको वहां पे सीड फॉर्मेशन आपका वहां पे हो जाएगा। तो जो ट्रिगर आपके जो बना रहे होते हो ना, दैट इज ऑल डन इन अ लैब। तो ये जो सारे आपके जो आप प्लांट बनाते हो ना, एपोमिक्स वाले प्लांट जो आप बनाते हो लैब के अंदर, दे आर लाइक मेड इन अ वेरी आइसोलेशन, और आई वुड से इन अ वेरी माइक्रोजेनेटिक एनवायरनमेंट के अंदर, राइट? और ये इस तरीके से बनाया जाता है जिसमें आपको एज अ फार्मर जाके कुछ वहां पे करना नहीं है। प्लांट अपने आप ग्रो करेगा, मैच्योर होगा, मैच्योर होने के बाद जब उसके अंदर आपको वहां पे ओवरी होगा, उसके अंदर आपका फ्लावर होगा, तो अपने आप ही आपका जो उसमें ओवल होगा, इट विल टर्न इनटू अ सीड एंड द ओवल विल टर्न इनटू द फ्रूट ऑल बाय इटसेल्फ। और ये सब करने के लिए वहां पे कुछ आपके जीन्स आपने वहां पे इंस्टॉल किए होते हैं, नॉट इंस्टॉल, इंसर्ट किए होते हैं, ठीक है? अब पूरा समझ आ रही है मेरी बात? थोड़ी समझ आ रही है मेरी बात? Yes, sir. Because it is all at a genetic level, that's why you cannot understand everything right now, but surely you will understand if you go to IHBT. Right? हाँ बेटा बोलो। सर एक बार हमने हाइब्रिड सीड्स खरीद लिए, उसको हमने ग्रो किया, तो जैसी बात है ना, जो उसमें जो फ्रूट होगा, उसमें जो सीड्स होंगे वो भी वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे वो सीड्स थे। यस। अगर फिर आप तो हाँ बोलो। तो फिर तो हमें दोबारा सीड्स खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राइट, हमें कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो एज अ फार्मर अब मुझे जाना ही नहीं है दुकान पे, राइट? नाउ आई कैन एक्चुअली ग्रो ऑल दोस प्लांट्स एट माय फार्म, राइट? एंड ऑल दोस प्लांट्स आर माय हाइब्रिड प्लांट्स। सो दैट इज द एडवांटेज। यहाँ पे वही उस चीज का आप यहाँ पे एडवांटेज को समझो, ये आपको यहाँ पे एडवांटेज मिलता है, ठीक है? यस सर। राइट, ये मिलता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब इसमें एक और बात आप समझ लो, यहाँ पे एक और चीज आप यहाँ पे समझ लो कि अगर मैं ये नहीं करता तो क्या होता। समझो मेरा यहाँ पे टमाटो प्लांट है, राइट? यहाँ पे मेरा टमाटो प्लांट है, मेरा हाइब्रिड प्लांट है, राइट? ये है मेरा प्लांट ए विच इज द हाइब्रिड प्लांट, ठीक है? हाइब्रिड टमाटो प्लांट, ओके? एक और है मेरा यहाँ पे टमाटो प्लांट जो मेरा हाइब्रिड प्लांट है, यहाँ पे मेरा हाइब्रिड प्लांट है, ठीक है? ये मेरा प्लांट बी, दोनों खेत में ग्रो कर रहे हैं। अब अगर सोचो कि इनके बीच में होता है क्रॉस पॉलिनेशन, अगर इनके बीच में होता है क्रॉस पॉलिनेशन, तो मतलब इस यहाँ से मेरे पोलन ग्रेन निकले, ये पोलन ग्रेन यहाँ पे आके गिरे, राइट? और फिर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन मेरा यहाँ पे आता। तो समझो अगर इन दोनों के बीच में मेरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन, या जिसे मैं कहूंगा ज़ेनोगैमी, अगर इनके बीच में होता है, तो ये करने के बाद भी मुझे सीड्स मिलेंगे। यहाँ पे पोलन ग्रेन आया, यहाँ पे जर्मिनेट किया, सो इवन ऑल्सो आई कैन फाइंड कि यहाँ पे भी सीड फॉर्मेशन मेरा होगा। बट पता है यहाँ पे क्या होगा? आप जानते हो कि जब भी आप करते हो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, आपको मिलता है वेरिएशन। आप मेरी बात समझो, जब भी आप सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हो तो क्या मिलता है आपको? आपको मिलता है ना, आपको वेरिएशन मिलता है, नहीं मिलता? Yes, sir. Yes, sir. वेरिएशन आपको मिलता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यू गेट अ वेरिएशन। और हमने क्या बोला था? जब आप सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हो तो जो आपके प्रोजिनी होंगे वो पेरेंट से अलग होंगे। ये बात बोली थी, यस सर। राइट? तो जो आपके जो प्रोजिनी आपको यहाँ पे मिलेंगे, दे विल बी डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स, दे आर गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स। लेकिन अगर वो पेरेंट्स से डिफरेंट हुए तो मुझे तो नुकसान हो रहा है ना यहाँ पे। फिर समझो मेरी बात, अगर वो पेरेंट्स से यहाँ पे अलग हुए तो मुझे जो ट्रेड्स चाहिए तो मुझे ट्रेड्स मुझे मिलेंगे नहीं यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि मेरा फ्रूट साइज बढ़ाओ, मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे पेस्ट रेजिस्टेंट मेरा प्लांट बने। बट अगर मेरे प्लांट्स, अगर मेरे प्रोजेनी पेरेंट्स से डिफरेंट मिलेंगे तो मेरा तो गोल अचीव नहीं हो पाएगा ना यहाँ पे। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे जाना पड़ेगा वापस दुकान पे लेने के लिए सीड्स मेरे। समझ रहे हो आप? So that is why people are trying to make plants which do not depend on fertilization, which can make their own seeds with the help of my apomixis. इसलिए ऐसे plants बनाए जा रहे हैं। क्या आपको ये बात समझ आ रही है जो मैं आपको इस स्लाइड पे समझा रहा हूँ? Is this thing clear to all of you? Yes, sir.
अच्छा, ऐसा लग रहा है भूख लगी आप सबको और तभी आप यस बोल रहे हो। लग रहा है सर अभी खाना खाना है हमें, अभी लगी सबको आपको भूख। एंड यहाँ पे सर समझा रहे हैं हाइब्रिड प्लांट, ऊपर से टमाटो। तुम लोग बेटा, so that is something you have to understand, but please I hope ये सबको यहाँ पे समझ आ रहा है, because you will find question based on this, right? सर जितने भी हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं वो सभी पेस्ट रेजिस्टेंट होते हैं? नहीं, वो तो मैंने एग्जांपल बनाया, राइट? Yes, हर sir. प्लांट नहीं होता, कम प्लांट होते हैं, बनाए जाते हैं ऐसे प्लांट, बट हर कोई प्लांट ऐसा नहीं होता। ठीक है, आफ्टर 7, 8, 10, 20 years of research work you can able to make such kind of plants, right? बहुत लंबा टाइम लगता है सब करने में, इसलिए तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर बायोलॉजी की इतनी डिमांड होती है, बिकॉज दे आर एक्चुअली डूइंग सम वर्क जो कभी नोटिस कभी नहीं किया जाएगा। सो दीज आर द पीपल हु एक्चुअली डू समथिंग। नाउ यू माइट नॉट नो दैट, हिमाचल के बच्चे जानते होंगे कि हिमाचल में जो आपका पालनपुर में जो आपका इंस्टीट्यूट है ना, आपका IHBT, आपके ऐसे प्लांट्स बनाता है जो लो टेम्परेचर में आपके ग्रो किए जा सके, एंड देयर टीम वर्क्स फॉर सेवरल ईयर्स। वो कई सालों तक काम करते हैं तब जाके ऐसे प्लांट बना पाते हैं वो, जो लेह लद्दाख में आप ग्रो कर पाओ और उन लोगों को वहां पे बेनिफिट हो सके, राइट? So these are the people actually do their thing, right? They're actually contributing so much which we don't even realize that. ये लोग इतना contribute कर रहे हैं आपके कंट्री के लिए, सोसाइटी के लिए, जो हम कभी रियलाइज भी नहीं कर पाते, ना ही इन लोग उतना कभी भी recognition मिलता है, right? All we know about is हार्दिक पांड्या, MS धोनी, right? So right, अभी तुम लोग अभी गुस्सा हो गया MS धोनी का नाम लिया, but yeah, but I hope you understand that people actually do this kind of work, and yeah, this is something which makes a difference to someone's life, right? So that is the thing. All right, so this is something you have to know. So hybrid varieties of several of the food and vegetables are being extensively cultivated. पहला statement आप यहाँ पे काफी clear है. Cultivation of hybrid are tremendously increased productivity. अगर आप hybrid plant बना रहे हो तो उससे आपकी productivity आपकी काफी यहाँ पे increase हो जाती है, right? One of the problem of the hybrid is that hybrid seeds have produced every years. Hybrid seed have to be produced every year. हर साल आपको hybrid seed बनाने पड़ते हैं, लेकिन याद रखना कि hybrid plant अगर sexually reproduce करता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? If the seed collected from the hybrid are sown, the plant in the progeny will segregate and do not maintain the hybrid character. तो ये हमसे ये कह रहे हैं कि अब hybrid plant को आप, जब आप एक hybrid plant में से आप seed निकालते हो after cross pollination, और जब आप उसे वहां पे आप सोन करते हो, when you sow them, then those plant will lose their character. जो मैंने आपको बताया ना, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया, something which I have explained over here, वही चीज एक ही लाइन में समझाई हुई है, वही चीज उन्होंने एक ही लाइन में यहाँ पे आपको समझा के रखी, जो मैंने आपको इस पे समझाया ना, that is something they have explained you in this one single line, right? Production of hybrid seed is costly. क्या होगा बेटा? Production of hybrid seed is costly, and hence the cost of hybrid seed becomes too expensive for the farmers. तो इसलिए याद रखना, इनको बनाना भी कॉस्टली होता है और ये फार्मर को खरीदना भी इसके लिए कॉस्टली होता है। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप एपोमिक्सिस अगर आप कर पा रहे हो, then that will be advantageous for us. अगर आप यहाँ पे अगर आप एपोमिक्सिस अगर आप कर पाते हो, then that becomes advantageous for us. So let's understand this thing. तो इसलिए याद रखना, ये कहानी जो मैंने आपको बताई, याद रखना, if the hybrid seeds are made to be apomatic, then there is no segregation of character. Segregation वाला होता है सेपरेट होना, segregation वाला होता है आपका सेपरेट होना, तो कोई आपका कैरेक्टर यहाँ पे आपका सेपरेट होगा नहीं और आपको हाइब्रिड प्रोजेनी ही आपको मिलेगा। तो वो जो मैंने आपको सिखाया था वही आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट? Then the farmer can keep on using the hybrid seed to raise the new crop year after year and does not have to buy the hybrid seed every year. फार्मर अपना यूज कर सकता है सीड हर साल, उसे मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है हाइब्रिड सीड देने के लिए, जो कि वैसे भी काफी महंगा था। तो यही कहानी है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। So because of the importance of apomixis in the hybrid industry, active research is going on in many laboratories around the world to understand the genetics of the apomixis and transfer the apomatic genes into the hybrid varieties. ठीक है, आई होप ये आप सबको यहाँ पे क्लियर है। पहले सुन लो, क्या ये स्लाइड सबको यहाँ पे क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? Yes, sir. आओ अपना सवाल जो मनप्रीत बताइए। सर अगर एक बार हमने सीड्स खरीदे और वो मतलब वही सीड से हमने मान लो 5-6 साल तक प्लांट्स उगाए, तो सर उनकी यील्ड कम नहीं हो जाएगी? जैसे आपने यील्ड होती है खत्म तब जब होता है वो आपका सेल्फ पॉलिनेशन।
इन द सेम प्लांट। यहाँ पे वो हो ही नहीं रहा ना, यहाँ पे देयर इज नो सेल्फ पोलिनेशन व्हिच इज हैपनिंग ओवर हियर। यील्ड आपकी तब खत्म होती है जब आप खुद का पोलन ग्रेन यूज करते हो खुद के स्टिग्मा के ऊपर। क्या यहाँ पे कोई पोलन ग्रेन इन्वॉल्व है? नहीं। यहाँ No, पे sir. एक तरीके से आपका सिर्फ माइटोसिस हो रहा है और माइटोसिस करके आप अपने नए प्लांट वहां पे बना रहे हो। सो यील्ड आपकी बिल्कुल खत्म नहीं होगी, बल्कि यू विल हैव द सेम कैरेक्टर थ्रू आउट द ईयर, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ पे उसका जिक्र ही नहीं हो रहा सेल्फ पॉलिनेशन का यहाँ पे। सो आप जो कह रहे हो ना तमनप्रीत, क्या यहाँ पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होगा? नहीं होगा। इनब्रीडिंग डिप्रेशन तब होता है जब आपको वहाँ पे लाइक यू हैव इन्वॉल्व ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन ओवर देयर। जहाँ पे मेल गैमेट फीमेल गैमेट इन्वॉल्व होते हैं ना बेटा, वहां पे आता है इश्यू ऑफ योर इनब्रीडिंग डिप्रेशन। यहाँ पे तो कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा, यहाँ पे यू डोंट हैव इन्वॉल्व ऑफ एनी काइंड ऑफ मेल गैमेट। तमनप्रीत बात समझ आ रही है मेरी यहाँ पे? यस सर। राइट, और आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि यहाँ पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होगा। यू विल जस्ट फाइंड आउट प्लांट विल बी फॉर्म व्हिच विल हैव ऑल द इंपॉर्टेंट ट्रेट्स। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। तो ये बात हमने यहाँ पे देख ली। नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग ओवर हियर। सो हाँ, पार्थेनोकार्पियम हम यहाँ पे जानते हैं, इसके ऊपर मैं वक्त ज्यादा करूंगा नहीं। ये सेंटेंस आप खुद भी पढ़ सकते हो घर जाके आराम से, और पिक्चर आपको यहाँ पे दिख रही है, बनाना एंड ग्रेप्स, राइट। तो इट इज कैन बी नेचुरल ऑल्सो, इट कैन बी इंड्यूस एज वेल, ठीक है। तो इसको आप भूल जाओ। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज माय पॉलीएम्ब्रियोनी। अब इसको मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। एक आखिरी टर्म है, उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो रहा है, तो पैनिक मत होना, बस 2 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट और रुक जाओ। ऐसा हो दो, छोटे भाई या छोटी बहन को बोल दो कि खाना सर्व करना चालू करें, मैं आ रही हूँ या मैं आ रहा हूँ, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ टर्म लाइक माय पॉलीएम्ब्रियोनी। Now when we discuss a polyembryony over here, इसमें आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि इसके अंदर you will have a multiple embryos. So polyembryony simply means you have a ovule with multiple embryos. तो एक ओवल में जनरली होता है एक एम्ब्रियो, बट यहाँ पे आपको मल्टीपल आपको मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, अज्यूम करो कि आपका एक प्लांट है, प्लांट के अंदर आपका था यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल, आपका डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल आपका यहाँ पे था रेडी। इसने किया अपना नॉर्मल मियोसिस, राइट। मियोसिस करने के बाद आपको मिला आपके यहाँ पे 4 सेल, 4 मेगास्पोर आपको मिल गए। अब क्या होगा बता दो मुझे, यहाँ पे मुझे याद नहीं आ रहा। 3D जनरेट हो गया, एक फंक्शनल, राइट। 3 होंगे आपके यहाँ पे डीजनरेट, एक आपके यहाँ पे फंक्शनल आपका रह जाएगा। जो आपका फंक्शनल आपके यहाँ पे रह गया, इसने बना के देना आपके यहाँ पे एम्ब्रियो साइक। इतनी कहानी आप यहाँ पे जानते हो। दिस इज गोइंग समथिंग टू मेक, यस सर, राइट। बड़ी पुरानी कहानी हो गई है, बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। एक बार आपको कहानी पुरानी लगने लगे या आप बोर हो जाओ तो समझ जाना कि आपको अब याद रहेगी वो कहानी, राइट। सो नाउ यू हैव एम्ब्रियो साइक व्हिच इज इन फॉर्म, राइट। एम्ब्रियो साइक आपके यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। अब एम्ब्रियो साइक बनने के बाद समझो कि आपके यहाँ पे मेल गैमेट आया और मेल गैमेट बना के आपने अपना यहाँ पे बना लिया आपका एम्ब्रियो। तो यहाँ पे आपका जो एग होगा वो भी आपका यहाँ पे हैप्लॉइड ही होगा, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होगा कि आपके यहाँ पे मेल गैमेट आया, समझो यहाँ पे। सो मेल गैमेट आपके यहाँ पे आता है, और मेल गैमेट आने के बाद व्हाट विल बी सीन हैपनिंग हो रहा है कि ये फ्यूज करेगा आपके एग के साथ, सब सेम जो अपना पहले हो रहा था वो सभी आपके यहाँ पे होगा। एंड आफ्टर दैट द ज़ायगोट एंड द एम्ब्रियो विल बी फॉर्म। तो यहाँ पे आपका एम्ब्रियो यहाँ पे आपका बन चुका है। सो अज्यूम दैट यहाँ पे मेरा एम्ब्रियो बन चुका है, जो हमने पहले पढ़ा था वो सभी यहाँ पे हो रहा है। सो यहाँ पे आपका एम्ब्रियो बन चुका है। सो योर एम्ब्रियो इज बीन फॉर्म्ड एंड दैट इज गोइंग टू बी 2n स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसके अलावा और भी चीज यहाँ पे हो सकती है। एम्ब्रियो आपका यहाँ पे जो बनना था एग सैक में वो आपका बन चुका है, बट इसके अलावा व्हाट विल हैपन सम टाइम, आपके जो न्यूक्लियस के सेल होते हैं ना, आप जानते हो ना, यू हैव अ न्यूक्लियस इन द ओव्यूल, यू हैव अ न्यूक्लियस। के जो सेल्स होते हैं, जो आपके डिप्लॉयड सेल होते हैं, दे आल्सो स्टार्ट फॉर्मिंग एम्ब्रियो। आपके जो न्यूक्लियस के सेल यहाँ पे होंगे, दे आल्सो स्टार्ट फॉर्मिंग एम्ब्रियो। सो ये जो आपके न्यूक्लियस के सेल होंगे, दे विल एंटर इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर वो पहले एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद दे विल आल्सो टर्न इनटू अ एम्ब्रियो। अब ऐसा नहीं कि एक ही मेरा बन रहा है, यहाँ पे एक ही न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो रहा है, कई सारे न्यूक्लियस इन्वॉल्व है। यहाँ पे मेरा न्यूक्लियस खड़ा था, उसने बोला कि मैं भी एम्ब्रियो बनाऊंगा। यहाँ पे कोई खड़ा था, उसने बोला मैं भी एम्ब्रियो बनाऊंगा। तो ऐसे करके आपके जो न्यूक्लियस के यहाँ पे सेल्स हैं, दे विल स्टार्ट फॉर्मिंग द एम्ब्रियो, दे विल आल्सो स्टार्ट फॉर्मिंग द एम्ब्रियो। अगर ये लोग भी एम्ब्रियो बनाने लगते हैं, अगर ये लोग भी एम्ब्रियो बनाने लगते हैं यहाँ पे, तो आपके पास आप मल्टीपल एम्ब्रियो हो गए।
जो आपका जो नॉर्मल एम्ब्रियो था एग में से जो बना था वो तो आपके पास है यहाँ पे, बट आपके न्यूक्लियस भी आपका यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है आपका एम्ब्रियो बनाने के लिए। सो न्यूक्लियस इज आल्सो इन्वॉल्व इन द एम्ब्रियो फॉर्मेशन। और याद रखना कई बार न्यूक्लियस के साथ साथ इवन आपके इंटीग्यूमेंट के सेल भी आपके इन्वॉल्व होते हैं एम्ब्रियो बनाने के लिए। समटाइम इवन द सेल्स ऑफ इंटीग्यूमेंट आर आल्सो इन्वॉल्व इन द एम्ब्रियो फॉर्मेशन। अगर ऐसा होते हुए आपको मिलता है, that is the example of my polyembryony. If you find something like this happening, this is called as my polyembryony. और ये आपको मिलता है देखने के लिए एक तो सिट्रस प्लांट के अंदर, मिलेगा आपको ये देखने के लिए, उसके साथ साथ इवन इन द मैंगो वेराइटी। तो सिट्रस प्लांट प्लस योर मैंगो वेराइटीज के अंदर भी आपको कई बार ये होते हुए आपको मिल जाता है। ये दो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसलिए यूज कर रहा हूँ बिकॉज दे आर द एग्जाम्पल ऑफ योर एनसीईआरटी। एक और एग्जाम्पल आपका यहाँ पे आ जाता है आपके ओपुंशिया का। ओपुंशिया भी आपका प्लांट है जिसके अंदर आपको पोलियम्ब्रियोनी कैक्टस है ना? क्या बेटा? कैक्टस राइट, दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ माय पोलियम्ब्रियोनी। बट आपको ये दो एग्जांपल आपको यहाँ पे याद रखने हैं। तो पहले तो आप याद रखना कि यहाँ पे हो क्या रहा है। पोलियम्ब्रियोनी के अंदर आपका एम्ब्रियो बन रहे कई सारे हैं, और वो एम्ब्रियो आपके कोई दूसरे सेल से भी आपके बन के आ सकते हैं, लाइक योर न्यूक्लियस और योर इंटीग्यूमेंट्स। याद रखना इवन इंटीग्यूमेंट्स कैन फॉर्म द embryos. Suddenly they can form the embryos, and because of that suddenly now you have multiple embryos in the ovule. एकदम से आपका सब क्या होगा, आपके पास पहले एक ही होना चाहिए था, बार आपका 7-8 एम्ब्रियो आपके पास है यहाँ पे ओव्यूल के अंदर, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय पॉलीएम्ब्रियोनी। यहाँ पे आप पिक्चर देखोगे ना आपको समझ आएगा, इसको भूल जाओ, पहले आप यहाँ पे पिक्चर देखो। ये मेरा पॉलीएम्ब्रियोनी सिट्रस। तो आपका बीच में आपका जो नॉर्मल एम्ब्रियो वो तो आपका है यहाँ पे, जो नॉर्मल एम्ब्रियो आपका होना चाहिए था वो तो आपका यहाँ पे सेंटर में है, ठीक है। और उसके अलावा यू आर फाइंडिंग सम अदर एम्ब्रियोज ओवर हियर आल्सो गेटिंग फॉर्म। देखो आप यहाँ पे, ये आपका न्यूक्लियर एम्ब्रियो आपका बन रहा है यहाँ पे, ये भी आपका रेडी हो रहा है आपका यहाँ पे, ये भी आपका रेडी हो जाएगा, राइट। सो दीज एम्ब्रियोज व्हिच आर गेटिंग फॉर्म्ड ओवर हियर दे आर एडिशनल एम्ब्रियोज, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कॉल देम एज अ एग्जांपल ऑफ माय पॉलीएम्ब्रियोनी। तो ये बात याद रखना, सिट्रस एंड मैंगो वेराइटीज, आपको ये दो एग्जांपल आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक बार पहले ये बताओ, यहाँ पे आपको दिख रहा है नहीं ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। तो ऐसे करके आप कई सारे एम्ब्रियो आप बना लोगे यहाँ पे, डिप्लॉयड एम्ब्रियोज आप यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। नाउ अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोर ऑफन एज इन मेनी सिट्रस एंड मैंगो वेराइटीज some of the nuclear cells surrounding the embryo sac start dividing, protrude मतलब अंदर जाना, protrude into the embryo sac and develops into the embryos। ये जो मैंने आपको बताया था वो यहाँ पे इन्होंने अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ठीक है। Then second statement, in such species each ovule contain many embryos। एक ही ओव्यूल के अंदर आपको कई सारे एम्ब्रियोज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। Occurrence of more than one embryo in the seed is referred to as a polyembryony। तो अगर आपको एक से ज्यादा अगर आपको एम्ब्रियो मिल रहा है यहाँ पे, that is referred to as a polyembryony। Take out some seeds of the orange and squeeze them। ये घर के लिए काम है आपका, कि आप ऑरेंज लो, उसके सीड्स को आप स्क्वीज करो और देखो उसके अंदर आपको कई सारे एम्ब्रियोज देखने के लिए आपको मिलेंगे। ये आप खुद से कर सकते तो वो भी हो जाएगा इसका एग्जाम्पल? क्या बेटा? सर तो मतलब पॉलीएम्ब्रियोनी का एग्जाम्पल ऑरेंज भी हो जाएगा? हाँ, यस, क्यों सिट्रस फ्रूट है ना, इवन लेमन इज अ सिट्रस फ्रूट। सो लेमन ऑरेंज इज एग्जांपल ऑफ लाइक सिट्रस फ्रूट, इसलिए हम लोग कलेक्टिवली सिट्रस हम यूज करते हैं। इसमें आपको ऑरेंज आ जाएगा, मौसम भी आ जाएगा, लेमन आ जाएगा, ठीक है। सो ऑब्जर्व मेनी एम्ब्रियोज ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप्स फ्रॉम ईच सीड। तो ये ऑब्जर्व करिएगा और फिर मुझे बताइएगा फिर मुझे बताएगा कि सर में दिखाता है नहीं दिखाता एम्ब्रियोज। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो ये कहानी आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो आसान कहानी है, बस ये स्टोरी याद रखना कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। यू हैव टू नो that how this polyembryos are getting formed, right? बाकी क्वेश्चन तो आपके एग्जांपल पर बेस्ड से आपके यहाँ पे आएंगे, ठीक है। सर इसका एडवांटेज क्या होगा? एडवांटेज क्या है, मतलब यहाँ पे आपके एम्ब्रियोज यहाँ पे ज्यादा है, या मोर नंबर ऑफ एम्ब्रियोज ओवर हियर, राइट। दैट इज द एडवांटेज यू गेट टू सी इन दिस many embryos। अब आप सोचो अगर आपके पास many embryos हैं, that means from a single ovule I can find number of plants can be formed। समझ रहे हो? यस सर। एडवांटेज ओवर देयर। सो अब एक दो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर दो। जैसे मेरा पहला सवाल है आपके सामने, ये हैंड रेस करके जवाब देने की जरूरत नहीं है, वैसे हम बता दूं यहाँ पे। प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज व्हाट? एपोमिक्सिस। बिल्कुल सही, इट इज कॉल्ड एज माय एपोमिक्सिस ओवर हियर। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। द फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन ऑफ ओवरी इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑप्शन पार्थेनोकार्पी।
पार्थेनोकार्पी, राइट। अभी 1 2 3 4 आंसर देना, ठीक है? इतना भी एनर्जी मत लगाओ, 1 2 3 4 बोल देना अगला आंसर क्वेश्चन के लिए। occurrence of more than one embryo is called three, right? Yeah, polyembryony. ऐसे क्वेश्चन, बड़े आसान क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, अब थोड़े मुश्किल वाले देते हैं। पेरिस्पर्म डिफर्स फ्रॉम एंडोस्पर्म इन। अब इसको थोड़ा सोचो। आई नो आपका ग्लूकोज पूरा यूज हो चुका है आपका क्लास का, एक क्वेश्चन कर लो, बाकी क्वेश्चन एज अ होमवर्क कर लेना, ठीक है? बड़ी ये क्वेश्चन एक कर लो। पेरिस्पर्म डिफर फ्रॉम एंडोस्पर्म इन। पेरिस्पर्म डिफर फ्रॉम एंडोस्पर्म इन, बताओ। ऑप्शन बी। मोनिका सोच के बताना, सोच के, वैसे आंसर मत देना। आई अंडरस्टैंड दैट यू हैव लेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड नाउ, बट स्टिल यू हैव टू थिंक एंड टेल अस। पेरिस्पर्म डिफर फ्रॉम एंडोस्पर्म इन व्हाट? ऑप्शन ए यहाँ पे सही आएगा, बिकॉज बीइंग अ डिप्लॉयड टिश्यू पेरिस्पर्म इज गुड। पेरिस्पर्म क्या होता है? इट इज अ रिमेनिंग न्यूक्लियस, राइट? इट इज अ रिमेनिंग न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में क्या फर्क होता है? न्यूक्लियस एंडोस्पर्म में क्या फर्क होगा? इट इज गोइंग टू बी अ डिप्लॉयड टिश्यू, सो डिप्लॉयड टिश्यू। सो ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे। नहीं करेंगे, बस बस नहीं करना हमने। और क्वेश्चन है मेरे पास, नहीं आपसे तो हो नहीं पाएंगे। बोलो बेटा, क्या कर रहे हो आप? फिर आपने बोला था कि लास्ट चैप्टर के लास्ट पे मैं बताऊंगा कि कौन से एंड वाले मेगास्पोर जो है वो डीजेनरेट होते हैं। I will give you a question on that. I will give you a question on that and then I will tell you. So आपको असाइनमेंट मिलेगा उसका बेस, and then you have to solve that and then you will be able to understand the answer in that. आपको उसके थ्रू आपको आंसर मिल जाएगा सबको। ओके सर, ठीक है? अच्छा, बाय द वे अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो आपका है ना, ये वाला जो आपका चैप्टर है, इसमें जो बाकी क्वेश्चन है वो एक बार आप क्वेश्चन कर लेना। उसके साथ साथ आपको 2 असाइनमेंट मिलेंगे आज रात को। यू विल गेट 2 असाइनमेंट्स, राइट? एक में होंगे कुछ 10 जितने क्वेश्चन, एक में होंगे 15 जितने क्वेश्चन, बट क्वेश्चन काफी सिंपल होंगे, राइट? दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस। तो वो 2 असाइनमेंट करिए आराम से। मैं आपको कल रात तक का टाइम दे रहा हूँ, आराम से करो। इट वोंट टेक मोर देन हाफ एन आवर। दोनों के क्वेश्चन मिला के करो और सबमिट करो, ठीक है? जो 2 असाइनमेंट आपको शेयर करूंगा मैं, डू दोस असाइनमेंट एंड देन गेट बैक टू मी, राइट? प्लीज डू। ओके सर। टू डू, राइट? यस सर। बिफोर वी रैप द क्लास, इसके लिए कि आप लोग क्लास से चले जाएं भागते हुए, क्योंकि अब आप सब